उसके शब्द हवा में लटक गए। स्लीपर्स ने सनी को देखा। उनके चेहरों पर अलग अलग तरह के मज़ेदार भाव थे, कोई हैरान तो कोई सदमे में। उस जवान लड़के की आंखों में हल्की सी हंसी थी, फिर भी उसने शालीनता से मुस्कुराया। सच कहें तो फर्स्ट नाइटमेयर के दौरान असेंडेड एस्पेक्ट मिलना बहुत ही दुर्लभ बात थी। वो वाकई खास था, शायद काबिल तारीफ। असल में भले ही दोनों बिल्कुल अलग दिखते हों, उस जवान ने सनी को किसी की याद दिला दी, हीरो 9 का औरो। उनकी आंखों में कहीं गहराई में छिपी हुई एक ठंडी सोच समझकर चलने वाली नज़र थी। सनी ने ऐसी नज़रें पहले भी देखी थी, ज़्यादातर बाहर की बस्तियों के गैंग के पुराने लड़ाकों में। उस नज़र को लोग सीधा कहते थे मर्डर मैथ, मतलब चाहे वो कहीं भी हों, किसी भी हालत में हों, उनके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा ठंडे दिमाग से ये सोचता रहता कि सामने वाले को सबसे आसान और तेज़ तरीके से कैसे मारा जा सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। सनी ने अंदर ही अंदर कराते हुए सोचा, उफ, मुझे ऐसे आदमी से ही उलझना था। लेकिन उसके पास शिकायत करने का कोई हक नहीं था। आखिर ये गड़बड़ उसी ने खुद के लिए पैदा की थी। कुछ पल बाद उस जवान के साथियों में से एक ने पलक झपकाई और बोला, अरे दोस्त, लगता है तुम्हें स्पेल के बारे में ज़्यादा पता नहीं। कास्टर का रिजल्ट तो सच में कमाल का है। फिर उसने चोरी छिपे कास्टर की तरफ देखा और धीरे से कहा, आखिर वो लेगेसी है। सनी चौंक गया। एक असली जिंदा सांस लेता हुआ अवेकन क्लान का डिसेंडेंट। उसने तुरंत उस मजाकिया लगने वाले लड़के के बारे में अपनी राय बदल दी। लेगेसी बच्चों को तो बचपन से स्पेल में जाने की तैयारी करवाई जाती थी। उनके लिए नाइटमेयर से संक्रमित होना कोई शक की बात नहीं थी, बल्कि तयशुदा हकीकत। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते थे। सनी ने कड़वाहट से सोचा, कमाल है, और चेहरे पर गहरी शिकन डाल ली। क्या मजाक कर रहे हो? इसे कमाल कहते हो? स्लीपर्स की आंखों में हैरानी धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। सुनो दोस्त, अगर तुम्हें असेंडेड एस्पेक्ट भी कमाल नहीं लगता तो ज़रा हमें अपना शानदार रिजल्ट भी बता दो। बताओ तो, तुम्हारा अप्रेजल क्या था? कास्टर अब भी चुप था और सिर्फ मुस्कुरा रहा था, मगर उसके साथी बेचैन होते जा रहे थे। यही तो सनी चाहता था। उसने घोर तिरस्कार भरी मुस्कान दी। तुम्हें बता दूं, मेरा अप्रेजल था ग्लोरियस। हाँ, ग्लोरियस। और जो एस्पेक्ट मुझे मिला वो डिवाइन रैंक का था। इतना सुनकर सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे, क्योंकि डिवाइन एस्पेक्ट तो किसी को आज तक मिला ही नहीं था। तो जाहिर है उन्हें सनी पागल लगने लगा, मगर फिर भी मन में हल्की सी शक की किरण थी। शायद ये अजीब लड़का किसी ताकतवर क्लान का डिसेंडेंट हो, कोई अद्वितीय प्रतिभाशाली। शायद उसका अप्रेजल सच में ग्लोरियस रहा हो। सनी ने तुरंत वो शक भी मिटा दिया। ध्यान रहे, मैं कोई ऊंचे खानदान का लेगेसी नहीं हूं। मैं तो बाहर की बस्ती का हूं। कभी लड़ाई की ट्रेनिंग तक नहीं मिली। इतना सब ट्रेनिंग करके भी इसे बस एक्सीलेंट मिला। नाइटमेयर में क्या करता रहा? नाक ही साफ करता रहा होगा। अब सबके चेहरे बदल गए। कोई बाहर का गली मोहल्ले का लड़का बिना ट्रेनिंग का ये सब बक रहा है, किसे बेवकूफ़ बना रहा है। आखिरकार कास्टर ने भी वही शालीन मुस्कान रखते हुए बोलना शुरू किया, ग्लोरियस, दिलचस्प है। ज़रा बताओ तो, तुम्हारी नाइटमेयर में उपलब्धियां क्या थीं? सनी ने दांत चमकाते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो मैंने एक अवेकन टायरेंट को मार डाला। हर ओ के साथ उसके दिल पर दर्द की लहर दौड़ जाती थी, मगर चेहरे पर उसने उसका ज़रा भी असर नहीं दिखाया। बस आत्मविश्वास से भरा अकड़ू भाव रखा। टायरेंट का नाम सुनते ही स्लीपर्स में से कुछ ने मजाक उड़ाते हुए हंसी दबाई। सच में? और कैसे मारा उसे? सनी ने घमंडी अंदाज में कहा, कैसे? सुनो, मुझे उंगली तक हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस थूका और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। ये सच भी था। सनी ने खून थूककर वेदी पर गिराया था और शैडो गॉड ने माउंटेन किंग को चीर डाला था। किसी ने खुलकर हंसते हुए कहा, यह लड़का या तो पागल है या जानबूझकर हमें उल्लू बना रहा है। अरे नन्हे, थोड़ा तो शर्म करो। कौन इस झूठ पर यकीन करेगा? सनी को सच में गुस्सा आया। वो कहना चाहता था कि वो नन्हा नहीं है, मगर वो झूठ होता और वो नहीं कह सकता था। तो उसने दांत पीसकर गुस्से से कहा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये झूठ नहीं है। तुम ये मान रहे हो कि तुमने एक अवेकन टायरेंट को मार डाला, और वो भी थूक से? सनी ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, यही सच है। सब हंस पड़े। पागल कहीं का, खुद ही अपनी बकवास पर यकीन कर रहा है, सिर फिरा हुआ है। अचानक कास्टर ने अपने साथियों को रोका, दोस्तों। जब शोर थमा, उसने सनी से दोस्ताना लहजे में पूछा, और क्या किया तुमने? सनी ने हैरत से सोचा, इतना भी काफी नहीं। उसने ठुड्डी उठाई, सोचने दो। हाँ, मैंने एक अवेकन स्वॉर्ड्समैन को भी मार दिया। वाकई? और कैसे? सनी ने ऐसे जताया जैसे थोड़ा झेप गया हो और जमीन की तरफ देखने लगा। वो, उस बार तो मुझे उंगली उठानी पड़ी, 2-3 बार हिलानी भी पड़ी, लेकिन बस इतना ही काफी था उसे मारने के लिए। असल में वो सिल्वर बेल पकड़े हुए था, जिसकी वजह से हीरो टायरेंट से लड़कर मारा गया। यानी सच में सनी झूठ नहीं बोल रहा था। सब फिर हंस पड़े। ये पूरा पगला है। हा, ये बेवकूफ़ यकीन करता है कि हमें बेवकूफ़ बना सकता है। बेचारा, ताकत भी नहीं और दिमाग भी गया। कास्टर ने अपने साथियों को लंबी नज़र से देखा और फिर सनी की ओर मुड़ा, और कुछ? सनी ने आंखें झपकाईं।
अब था आखिरी वार करने का वक्त। कुछ और? मुझे देवताओं से बात करने का मौका मिला। हाँ, सब मर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने एक को जगा दिया। उसने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं एक गॉड से ब्लेस्ड हूं, समझे तुम सब? स्लीपर्स अब सर हिलाते हुए अफसोस कर रहे थे। कोई दया भरी नजरों से देख रहा था। कास्टर ने हल्की सांस छोड़ी। समझ गया। तुम्हारी उपलब्धियों के सामने तो मेरी तो कुछ भी नहीं लगती। हमें बताने के लिए शुक्रिया। आशा है ड्रीम रेल में भी तुम उतने ही सफल रहोगे। सनी ने अकड़ से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यकीन करना ही होगा। ये कहकर वो मुड़ा और चलता बना। वाह, काम पूरा हुआ। उसे यकीन था कि इस नाटक के बाद अब कोई भी ये नहीं मानेगा कि उसके पास कोई ताकतवर एस्पेक्ट है या उसने नाइटमेयर में कुछ खास किया है। उसने सिर्फ सच कहा और सबको यकीन दिला दिया कि वो पागल है। क्या एहसास था ये? अब लोग उसे क्या समझेंगे? कि वो कमज़ोर है, बाहर की बस्ती का है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, शायद दिमाग से भी हल्का है, गुस्सैल और बेकार इंसान। अब जब भी वो कहेगा कि उसका एस्पेक्ट डिवाइन रैंक का है, लोग हंसेंगे। वो चाहे छत से चिल्लाए, लोग फिर भी नहीं मानेंगे। इस तरह कोई कभी शक नहीं करेगा कि उसके पास एक ट्रू नेम है। बस देखना, एक दिन मैं ही हंसूंगा। सनी के जाते ही उसने सुना एक स्लीपर कास्टर से कह रहा था, तुमने उस पागल को उसकी जगह क्यों नहीं दिखाई? उसने तुम्हारी बेइज्जती की है। थोड़ी चुप्पी के बाद कास्टर ने धीमी नरम आवाज में कहा, बेचारा बच्चा नाइटमेयर में दिमागी संतुलन खो बैठा है। ऐसा अक्सर होता है, शायद जल्द ही मर जाएगा। ऐसे में उस पर रहम करना ही सबसे अच्छा है। सनी के होंठ अनचाहे कांप गए। क्या भला इंसान है? वो जानता था कि कास्टर गलत फहमी में है, फिर भी उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। संतुष्ट होकर अपनी परफॉर्मेंस से सनी हॉल के सुनसान कोने की तरफ लौट गया। उसे महसूस हुआ कि लोग उसे देख रहे हैं मजाक, नफरत और दया की नज़र से। कोई उसके करीब रहना ही नहीं चाहता था। वैसे ठीक ही था, सनी खुद भी परेशान होना नहीं चाहता था। फिर भी क्या उनकी रिएक्शंस कुछ ज्यादा नहीं थीं? ऐसा तो नहीं था कि उसके शरीर में कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो। हाँ, स्पेल तो था, लेकिन स्पेल कोई डिजीज तो नहीं था और ये सबको पता होना चाहिए था। आखिरकार सनी भीड़ से निकलकर उस कोने तक पहुंच गया। न जाने क्यों स्लीपर्स वहां जाने से कतराते थे। फिलहाल वहां सिर्फ एक लड़की बेंच पर चुपचाप बैठी हुई थी। सनी ने उसकी तरफ देखा। वो लड़की बहुत नाजुक, सीधी सादी और बेहद खूबसूरत थी। उसके कपड़े सुथरे और साफ सुथरे थे। बहुत महंगे तो नहीं, पर काफी अच्छे और टेस्ट वाले। उसके हल्के सुनहरे बाल, बड़ी नीली आंखें और नाजुक चेहरा उसे किसी खूबसूरत चीनी गुड़िया जैसा बना रहे थे। वो एकदम दिल थाम लेने वाली थी। लेकिन उसमें कुछ गलत था। सनी ने माथा सिकोड़ते हुए समझने की कोशिश की कि आखिर क्या था जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि उसकी खाली बेजान नजरें बिल्कुल माउंटेन किंग की याद दिला रही थीं। चकित होकर सनी समझ गया कि वो लड़की अंधी थी। खुद को संभालने में उसे कुछ सेकंड लगे। क्या अफसोस है। थोड़ा उदास होकर वो बेंच के दूसरे सिरे पर केयरफुली बैठ गया। वो लड़की फर्स्ट नाइटमेयर कभी सर्वाइव नहीं कर पाती अगर पहले से अंधी होती। इसका मतलब ये था कि स्पेल से अप्रेजल के बाद उसने अपनी आंखों की रोशनी खोई थी, यानी ये उसका फ्लॉ था। अचानक सनी को बहुत घबराहट हुई। उसके सीने में ठंडी सिहरन दौड़ गई। और मैं समझता था कि मेरा फ्लॉ बुरा है। चाहे उस लड़की को अपनी आंखों के बदले कोई एस्पेक्ट एबिलिटी मिली हो, पर असल में ये तो मौत का फरमान था। ड्रीम रेल में बिना देखने वाला इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता था, खासकर बिना जागे कोर के। किसी मायने में वो लड़की पहले ही मर चुकी थी। वो बस चलती फिरती लाश थी। बहुत परेशान होकर सनी ने मुंह फेर लिया और बाकी स्लीपर्स की भीड़ को देखने लगा। अब वो समझ गया कि लोग उस कोने से क्यों बच रहे थे। उस लड़की के चारों ओर मौत का एक ऐसा अदृश्य पर बहुत भारी साया था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। स्लीपर्स वैसे बहुत अंधविश्वासी नहीं होते, लेकिन कोई भी उसके पास बैठकर सहज महसूस नहीं करता। ये समझकर सनी ने अचानक भीड़ का एक पैटर्न पकड़ लिया। सब अनजाने में अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से छोटे छोटे समूहों में बंट गए थे। हॉल के दूसरे छोर पर मंच के सबसे करीब छोटे छोटे समूह खड़े थे। ये बाकी स्लीपर से बिल्कुल अलग थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और तैयारी की झलक थी। ये थे लेगेसीज। इन्हें स्पेल के लिए बचपन से ट्रेनिंग दी गई थी और इनकी सर्वाइवल चांसेस सबसे ज्यादा थीं। खासकर कास्टर सब में अलग दिख रहा था। उनके बगल में खड़े थे काफी सारे अमीर और ऊंचे दर्जे के घरों के लड़के लड़कियां। उनके कपड़े भी बहुत महंगे और शाही थे। वो सब काफी उत्साहित और थोड़े बहुत नर्वस थे। ऐसे परिवार अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स रखते थे, यहाँ तक कि अवेकेंड ट्यूटर्स भी। इनकी सर्वाइवल चांसेस भी बुरी नहीं थीं। फिर सबसे बड़ा समूह था मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का। भले उन्हें प्राइवेट अवेकेंड ट्यूटर्स का सहारा नहीं मिला था, लेकिन उनका शिक्षा प्रशिक्षण इतना बुरा भी नहीं था। गवर्नमेंट्स ने काफी मेहनत की थी कि स्कूलों में वो सब सिखाया जाए जो स्लीपर्स को चाहिए। कुछ ने शायद निजी तौर पे भी ट्रेनिंग ली हो। इन्हें सर्वाइव करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती और साथ में थोड़ी किस्मत भी चाहिए थी, लेकिन नामुमकिन नहीं था। इसीलिए वो सब काफी टेंस और नर्वस थे। और आखिर में थे सनी और वो अंधी लड़की, यानी लाशें। बाकियों की नज़र में उनकी सर्वाइवल चांसेस लगभग शून्य थीं। कितना चार्मिंग है।
इसी तरह सब अपने अपने हालात के हिसाब से अलग हो गए थे। बस एक लड़की इस नियम से अलग थी। चांदी जैसे बालों वाली वो लड़की सबसे अकेली सबसे अलग खड़ी थी। वो न तनाव से परेशान दिख रही थी और न ही किसी डर से, बस दीवार से टिककर आंखें बंद करके अब भी म्यूजिक सुन रही थी। लेकिन चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे जितनी भी ट्रेनिंग मिली हो, अब सब इस इंतजार से थक चुके थे। ये डैम इंडक्शन सेरेमनी शुरू कब होगी, सनी ने चिढ़कर सोचा। जैसे ही उसने सोचा, मंच पर गहरे नीले यूनिफॉर्म में एक लंबा आदमी आ गया। लंबा तो था ही, मगर असल में तो लगभग दानव जैसा ऊंचा। सनी को लगा जैसे इस आदमी की माँ का कोई रिश्ता भालू से रहा हो। बेशक ये नामुमकिन था, क्योंकि भालू तो स्पेल के आने से बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, पर सनी ने किताबों में तस्वीरें देखी थीं और कुछ वैसा ही था। तो फिर शायद कोई भालू जैसा नाइटमेयर क्रीचर होगा। वो आदमी चौड़े कंधों वाला, मजबूत शरीर का और घनी भूरी दाढ़ी वाला था। उसकी आंखें गंभीर और स्थिर थीं। मंच के बीच पहुंचकर उसने स्लीपर्स को लंबी नज़र से देखा। जब उसकी नज़र सनी के कोने पर पहुंची, सनी को घबराहट सी हुई। उम्मीद है इसे कोई टेलीपैथिक एबिलिटी नहीं है, वरना ये अपनी माँ के नाम पर मेरे हाथ पांव तोड़ देगा। लेकिन उस आदमी ने सनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर सामने वाली कतारों की तरफ देखने लगा। आखिरकार उसने गहरी गूंजती आवाज में कहा, मैं हूं अवेकन रॉक। स्लीपर्स, वेलकम टू द एकेडमी। पूरा हॉल चुपचाप सुन रहा था। 1 महीने से भी कम में तुम सब ड्रीम रेल्म में भेजे जाओगे। तुम में से कुछ सोच रहे होगे कि तुम तैयार हो, लेकिन तुम गलत हो। स्पेल निर्मम है और धूर्त। जिस पल अवेकन खुद को ज्यादा समझने लगते हैं, उसी पल उनकी मौत हो जाती है। मैंने तुम जैसे अनगिनत स्लीपर्स को मरते देखा है। मैंने अनुभवी मास्टर्स को भी मरते देखा है। सेंट्स तक के लिए सर्वाइव करना अश्योर्ड नहीं है। शानदार हौसला अफजाई है, सनी ने सोचा। आने वाले 4 हफ्तों में हम तुम्हारी सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने के लिए सब कुछ करेंगे। तुम्हें दुनिया के बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग देंगे, लेकिन उनकी शोहरत तुम्हें धोखा न दे। आखिर में यह तय करेगा कि तुम ड्रीम रेल्म से जिंदा लौटोगे या नहीं, सिर्फ एक इंसान, और वो इंसान तुम खुद हो। सर्वाइव करने की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है। लेगेसीज को छोड़कर बाकी सबकी आंखों में डर झलकने लगा। अवेकन रॉक ने आगे कहा, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अफसोस है, क्योंकि होना चाहिए था, लेकिन स्पेल ने दूसरा रास्ता चुना है। तुम फर्स्ट नाइटमेयर देख चुके हो, तुम जानते हो वो कैसा है। अब तुम्हारे माँ बाप, टीचर्स या दोस्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सनी ने सोचा, वैसे भी मुझे तो कब का इन सबसे कोई नाता नहीं। रॉक की बातें सुनते हुए सनी को थोड़ा अलगाव सा महसूस हुआ। उसके लिए ये सब तो पुरानी बातें थीं, मगर वो रॉक की मंशा समझता था। वो स्लीपर्स को डराना चाहता था, क्योंकि डर ही एकमात्र चीज थी जो उन्हें जिंदा रखेगी। आखिरकार उसका भाषण असली मुद्दे पर आ गया। रॉक ने रुककर सबको थोड़ा वक्त दिया ताकि वो बातें समझ सकें। फिर हल्की सी गर्दन हिलाकर आगे बोला, अब हम बात करेंगे नाइटमेयर्स और ड्रीम रियल्म के अंतर के बारे में। ये बात सुनकर सनी का ध्यान और भी गहरा हो गया। उसे स्पेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, लेकिन फर्स्ट नाइटमेयर ने साफ दिखा दिया था कि असलियत लोगों के बीच फैली कहानियों से बिल्कुल अलग और कई छोटी पर बहुत ही अहम बातों में अलग थी। उसे सच्चाई और झूठ में फर्क करना जरूरी था, और ड्रीम रियल्म में सच में जाके लौटे किसी इंसान के मुंह से ये सब सुनना तो उसके लिए सोने पे सुहागा था। इसलिए सनी पूरे ध्यान से सुनने लगा। अवेकन रॉक ने बोलना शुरू किया, ज्यादातर लोग नाइटमेयर्स के बारे में जानते हैं क्योंकि उनका असर असली दुनिया और लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तुम सबको फर्स्ट नाइटमेयर में भेजने से पहले ये चेतावनी दी गई थी कि अगर तुम वहां मर गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर हकीकत में आकर इस दुनिया में कदम रख देगा। हाँ, यही वजह थी कि मास्टर जेट उसके पास बैठकर धैर्य से इंतजार कर रही थी, ताकि अगर कोई क्रीचर प्रकट हो तो उसका सामना कर सके। फर्स्ट नाइटमेयर्स अलग होते हैं क्योंकि हर किसी का नाइटमेयर अपना होता है, इसलिए उनमें सिर्फ एक ही क्रीचर बाहर आ सकता है। लेकिन सेकेंड नाइटमेयर से हालात और खतरनाक हो जाते हैं। वे नाइटमेयर्स किसी संक्रमित इंसान से जुड़े नहीं होते, बल्कि ड्रीम रियल्म में पैदा होते हैं। जब नाइटमेयर का सीड बढ़ रहा होता है तो कोई भी संख्या में अवेकेंड उसे जीतने की कोशिश कर सकते हैं। सनी को पता था कि नाइटमेयर्स का शिकार करना ही अवेकेंड का सबसे बड़ा काम था। अगर सारे अवेकेंड वहां मर गए या फिर सीड को ढूंढने में नाकाम रहे तो असली दुनिया में एक गेट खुल जाएगा और उससे बेहिसाब क्रीचर्स बाहर आ जाएंगे। फिर तुम्हें पता है उसके नतीजे क्या होंगे। बाकी अवेकेंड को यहां उनकी भीड़ से जूझना पड़ेगा, लेकिन आम लोगों के बीच बहुत तबाही और मौतें होंगी। गेट का खुलना पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा डर था। ये स्पेल की दूसरी तबाही थी। पहली तबाही तो नाइटमेयर क्रीचर्स के प्रकट होने से हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शुरुआत में सिर्फ डोर्मेंट क्रीचर्स आए थे, मगर गेट्स के भी अलग अलग रैंक होते थे और उनमें से कोई भी क्रीचर बाहर आ सकता था। सनी के पैदा होने से कुछ ही समय पहले एक रैंक 5 गेट खुला था, जिसने पूरे महाद्वीप को रहने लायक नहीं छोड़ा था। शुक्र था कि ऐसे ऊंचे रैंक के गेट बहुत कम खुलते हैं। अवेकेंड रॉक की आवाज गंभीर हो गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अवेकेंड का असली मकसद ड्रीम रेल्म में जाकर नाइटमेयर्स को ढूंढना और उन्हें खत्म करना है, इससे पहले कि वे असली दुनिया को नुकसान पहुंचाएं। इससे तुम समझ सकते हो कि ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स जुड़े हुए हैं, मगर दोनों एक ही चीज नहीं है। अगर नाइटमेयर्स मंजिल हैं तो ड्रीम रेल्म वो रास्ता है।
लेकिन ये सिर्फ रास्ता ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा है। वाह, बड़ा ही रोमांटिक अंदाज है। क्या अवेकन्ड रॉक में कवि बनने की छुपी चाहत है क्या? सनी ने मन ही मन सोचा। सीधी बात यह है कि ड्रीम रियल्म भी एक दुनिया है। ये बहुत विशाल, रहस्यमयी और ज्यादातर अब भी अनजानी है। लेकिन ये मृत दुनिया है। वहाँ जिंदगी का नामो निशान नहीं है, सिवाय नाइटमेयर क्रीचर्स, बिगड़े हुए इकोसिस्टम और अब हम लोगों के। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। हमें ये पता है कि बहुत पहले ड्रीम रियल्म में कई सभ्यताएं बसी थीं। उसकी मिट्टी के नीचे अब भी ढेरों खंडहर दबे हुए हैं। सनी को पता था कि उन खोई हुई सभ्यताओं को लोग आदिम तो कहते थे, लेकिन असल में वे आदिम नहीं थीं। उनका विकास बस अलग दिशा में हुआ था। उन्होंने टेक्नोलॉजी के बजाय सोल कोर्स और रहस्यमय साधना पर जोर दिया था। मतलब चमत्कार और मैजिक। उनके नाम क्या थे, वे कैसे मिट गए, ये कोई नहीं जानता। शायद स्पेल ने ही उन्हें नष्ट कर दिया। हमें ये नहीं पता कि ड्रीम रियल्म स्पेल के अंदर किसी बहुत बड़े इल्यूजन के रूप में मौजूद है या फिर ये सचमुच की दुनिया है और स्पेल सिर्फ दोनों हकीकतों के बीच का रास्ता है। लेकिन हमें शक है कि नाइटमेयर्स में दिखाई देने वाले इल्यूजन्स असल में उसके इतिहास पर आधारित हैं। वे बीते समय की घटनाओं की नकल हैं जिन्हें स्पेल ने किसी तरह से फिर से खड़ा कर दिया है। तो शायद वो काला माउंटेन और दासों का कारवां कभी सचमुच मौजूद था। सनी को याद आया कि कैसे उसके नाइटमेयर की शुरुआत में समय उल्टा बह रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो क्या होता। शायद वो गुमनाम टेम्पल स्लेव बाकी कारवां के साथ माउंटेन किंग के मुंह में समा गया होता। लेकिन सनी को महसूस हुआ कि वो गुमनाम स्लेव इतना साधारण नहीं था, वरना स्पेल ने उसे क्यों याद रखा होता। और हीरो का क्या हुआ? क्या वो बच निकला? पता नहीं। ड्रीम रियल्म और नाइटमेयर्स के बीच 4 बड़े फर्क हैं। पहला ये कि ड्रीम रियल्म में कोई प्री डिटर्मिन्ड कहानी नहीं होती। तुम्हें किसी तयशुदा झगड़े में कूदना नहीं पड़ता। तुम चाहो तो घूम सकते हो और जगह जगह तलाश कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारे पास इतना दम हो कि वहां की विल्डरनेस में जिंदा रह सको। ज्यादातर लोग तो किसी मानव सिटाडेल के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। जानकारी तो अच्छी है, सनी ने सोचा, लेकिन उसे भरोसा नहीं हुआ। उसके फेटेड एट्रीब्यूट के साथ तो उसे पता था कि किसी न किसी मुसीबत में फंसना तय है। इसलिए रॉक जिस आज़ादी की बात कर रहा था वो उसके लिए नाम मात्र थी। इंस्ट्रक्टर ने आगे कहा, दूसरा, ड्रीम रियल्म में असली इंसान नहीं होते। सिर्फ वही लोग होते हैं जो असली दुनिया से आए हों। बाकी सब क्रीचर्स हैं। इनमें से कुछ इंसानी शक्ल भी बना सकते हैं, इसलिए होशियार रहना। सनी के माथे पर पसीना आ गया। नाइटमेयर क्रीचर्स इंसानों की नकल कर सकते हैं? कितना डरावना है ये। उसने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं सुना। उसने सामने खड़े लेगेसीज को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। तो मतलब वे पहले से जानते थे। तीसरा फर्क, अगर तुम ड्रीम रियल्म में मर गए तो कोई क्रीचर असली दुनिया में नहीं आएगा। सुनने में ये बात कठोर लगती है, लेकिन असल में अच्छा है। अवेकन की ताकत वैसे ही हर जगह बटी हुई है। अगर हमें हर स्लीपर पर नजर रखनी पड़ती तो हम बाकी जरूरी कामों के लिए संसाधन ही नहीं जुटा पाते, क्योंकि स्लीपर कभी कभी हफ्तों या महीनों तक ड्रीम रियल्म में फंसे रहते थे। इस हिसाब से ये बात बहुत सख्त होते हुए भी तर्कसंगत थी। और आखिरी और सबसे अहम फर्क यह है, नाइटमेयर्स में स्पेल कुछ हद तक फेयरनेस का ध्यान रखता है। वो किसी सोए हुए इंसान को उससे कई रैंक ऊपर के क्रीचर से नहीं भिड़ाता। सच में? सनी ने तंज भरा, लेकिन अंदर ही अंदर वो रॉक से सहमत था। हीरो और माउंटेन किंग दोनों उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, मगर फिर भी सिर्फ एक रैंक ही ऊपर थे। लेकिन ड्रीम रियल्म में ऐसा कोई नियम नहीं। हो सकता है तुम किसी अनहोली टाइटन से टकरा जाओ और उसे देखने से पहले ही मर जाओ। इसलिए सावधान रहो और वहीं जाओ जहां क्रीचर्स तुम्हारे रैंक के आसपास हों। ये कोई पक्का नियम नहीं है, लेकिन इससे इतना तो होगा कि तुम्हारे जिंदा लौटने की उम्मीद बढ़ जाएगी। सनी ने सोचा कि अगर वो उन इलाकों में रहेगा जहां उससे नीचे के रैंक के क्रीचर्स हों तो और भी अच्छा रहेगा। यही उसका असली प्लान था। रॉक कुछ पल रुका और फिर स्लीपर्स को ध्यान से देखते हुए बोला, जब सोल्स्टिस आएगा तब तुम ड्रीम रियल्म में खींचे चले जाओगे। कहाँ जाके प्रकट होगे ये पहले से बताना मुमकिन नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि तुम में से कई लोग आसपास ही आ पहुंचो। उस हालत में आपस में मिलकर काम करो और सबसे नजदीकी सिटाडेल तक पहुंचो। हर सिटाडेल एक गेटवे के चारों ओर बना होता है। वहां पहुंचकर तुम वापस लौट सकते हो। गेटवे ऐसे खास पोर्टल होते थे जिनसे लोग ड्रीम रियल्म से निकलकर असली दुनिया में लौट सकते थे। स्लीपर जब गेटवे तक पहुंचता तो अवेकन बन जाता, उसका कोर इवॉल्व हो जाता और उसे दूसरा एस्पेक्ट एबिलिटी भी मिल जाता। उसके बाद हर बार जब वो सोता ड्रीम रियल्म में लौट आता। अगर तुम सिटाडेल तक पहुंच नहीं पाए तो फिर किसी अनक्लेम्ड गेटवे को ढूंढो। ज्यादातर वो गेटवे आसपास के सबसे बड़े चिन्ह या लैंडमार्क के पास होता है। उसके पहरेदारों को हराकर लौट आना। रॉक ने सबको गंभीर नजरों से देखा। आज के लिए इतना ही। अब अपने कम्युनिकेटर्स पर भेजी गई जानकारी देखो और अपने डॉर्मिट्री में जाकर बसो। फिर कैफेटेरिया में जाके खाना खा सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू का एक राउंड होगा ताकि तुम्हारे करिकुलम तय किए जा सके। अच्छी नींद लेना, कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। इतना कहकर उसने हल्का सा सिर झुकाया और चला गया। सनी ने गहरी सांस छोड़ी। पहले से बताना मुमकिन नहीं, हाँ?
तो मेरे नसीब से तो या तो मैं किसी रौनक भरे सिटाडेल में उतरूंगा और सीधा गेटवे से बाहर निकल जाऊंगा, या फिर ड्रीम रेल्म के ऐसे कोने में जा पहुंचूंगा जहां से कोई कभी लौटकर आया ही नहीं। चलो, उम्मीद तो पहली वाली ही रखते हैं। चूंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, सनी ज्यादा परेशान नहीं हुआ। उसकी नज़र में अभी और भी ज्यादा जरूरी सवाल था, आखिर यहाँ सपर में खाने को क्या मिलेगा। स्लीपर्स से जुड़ी हर चीज एक ही बिल्डिंग में थी। सनी ने अपने कम्युनिकेटर पर भेजे गए निर्देशों का पालन किया और जल्दी ही डॉर्मेट्रीज तक पहुंच गया, जो सबसे निचली मंजिलों में से एक पर थी। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसे पूरा का पूरा कमरा अकेले के लिए मिला है। कमरे में एक मुलायम गद्दे वाला बिस्तर था, एक टेबल, एक अलमारी और यहाँ तक कि अलग से बाथरूम भी। सब कुछ नया और देखने में सुंदर था। हवा ताज़ा और साफ थी। कमरे में गर्मी भी थी और बाहर की दीवार में एक छिपी हुई स्क्रीन लगी थी जो बिल्कुल असली खिड़की की तरह लगती और बर्फ से ढके पार्क का खूबसूरत नज़ारा दिखाती। उसके लिए तो कपड़े भी रखे गए थे जिन पर एकेडमी का निशान बना था और जो उसे मुफ्त में मिले थे। सनी ने थोड़ा चौंक कर सोचा, कितना एक्स्ट्रावेगेंट है। समझदारी से सोचने पर यह सब शायद इतना लग्जूरियस नहीं था, लेकिन उसके लिए, जिसने अपनी जिंदगी शहर के बाहरी हिस्सों में भटकते हुए गुजारी थी, ये कमरा किसी महल से कम नहीं था। उसने सिर खुजाया और मन ही मन सोचा, लगता है मैंने कर दिखाया। सनी ने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर अपनी परछाई को आंख मारकर मुस्कुराया। बोला, लगता है अब हम दुनिया में ऊपर चढ़ रहे हैं। परछाई चुप रही, जैसे उसे ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी हंसा और मन ही मन बोला, सही है, एक बेवकूफ शैडो को क्या समझ। फिर उसने नए कपड़े पहने और शीशे में खुद को देखा। उसी वक्त उसे याद आया कि अब समय है रून्स को बुलाकर पपेटियर श्राउड का अध्ययन करने का। मेमोरी, पपेटियर श्राउड मेमोरी रैंक, अवेकन मेमोरी टाइप, आमर मेमोरी डिस्क्रिप्शन। एक बार एक राइचस राजा के दिल में शक का कीड़ा घुस गया। समय के साथ वो राजा भीतर ही भीतर खाया जाने लगा और आखिरकार उस कीड़े की कठपुतली बन गया। जिंदगी भर बाद जब वो राजा मरा तो पपेटियर वर्म उसके शरीर से निकल भागा, पीछे छोड़ गया काले रेशम का खोल। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, लेकिन जब लोग उस वीरान किले में जाने की हिम्मत कर पाए तो उन्हें हड्डियों के ढेर के बीच वो रेशम मिला और उन्होंने उसे आमर में बदल डाला। सनी का चेहरा बिगड़ गया। इतना डरावना भी नहीं है। हाँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। सोचने पर उसे याद आया कि जिस पहले क्रीचर को उसने मारा था उसका नाम भी लार्वा था। अगर मान लिया जाए कि माउंटेन किंग एक पका हुआ पपेटियर वर्म था और पहले से ही एक अत्याचारी, तो मौत बनने के बाद वो आखिर किस चीज में बदल जाता। नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। उसने गहरी सांस ली और पपेटियर श्राउड को बुला लिया। काले धागे अचानक उसके शरीर पर फैल गए और उसे आमर में लपेट लिया। वो आमर गहरे भूरे मुलायम कपड़े का बना था जिस पर काले चमड़े से बने कंधे और बाजुओं के गार्ड लगे थे। ये हल्का था, देखने में साधारण और उसकी हरकतों को बिल्कुल भी नहीं रोकता था। चलते वक्त कोई आवाज भी नहीं करता। छाया में छिपकर रहने वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। सनी मुस्कुराया। उसे पता था कि ये आमर अवेकन रैंक से नीचे वाले किसी भी क्रीचर के लिए चीरना आसान नहीं होगा और यही उसे सोए हुए मॉन्स्टर्स से लड़ने में बढ़त देता। इसे पहनते हुए उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। शक का कीड़ा। शायद यह आमर मानसिक हमलों से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। सनी को पूरा यकीन था। यह वाकई बहुत बढ़िया ट्रॉफी थी। किसी शक्तिशाली अत्याचारी की मेमोरी से कम की उम्मीद तो उसे थी ही नहीं। बस एक दिक्कत थी, यह आमर पूरे कपड़ों के ऊपर पहनने के लिए नहीं बना था। खैर, सनी संतुष्ट था। उसने आमर को वापस बुला लिया और कमरे से बाहर निकलकर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ा। मन ही मन बोला, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं, और अपने फर्स्ट नाइटमेयर के दौरान और बाद में मिली सारी रिवॉर्ड्स को याद किया। कैफेटेरिया में खाना भी डॉर्मेट्री जितना शानदार था। सनी की वो पुरानी तमन्ना पूरी हुई कि असली मांस खा सके। और यहाँ तो ये स्लीपर्स के लिए बिल्कुल फ्री था और खाने की कोई लिमिट भी नहीं थी। साथ में चावल, रोटी, तरह तरह के साइड डिशेस, सॉसेज, ताज़ी सब्जियां, फल और हर तरह के स्वादिष्ट पेय भी रखे थे। सनी ने हैरानी से सोचा, कितना एक्स्ट्रावेगेंट है, और कॉफ़ी से दूर ही रहा। उसने अपने लिए खाना पहाड़ जैसा भर लिया और कुर्सी पर बैठते ही कुछ देर के लिए दुनिया को ही भूल गया। जब मसालेदार रसीला मांस उसके मुंह में गया तो आंखों के सामने तारे से चमकने लगे। मुश्किल से खुद को संभाल पाया कि जोर से खुशी की आवाज़ ना निकाले। सोचकर उसे दुख हुआ कि ऐसा खाना तो वो पूरा साल खा सकता था। उसने मन ही मन स्पेल को कोसा, कुछ महीने पहले क्यों नहीं तूने मुझे चुना। प्लेट पल भर में साफ हो गई। पेट भरा था, लेकिन मन और चाहता था। फिर भी दूसरा चक्कर लगाने का समय नहीं था। उसे एकेडमी के लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए जाना था। अफसोस से भरा हुआ वो कैफेटेरिया से निकला। जल्द ही वो एक छोटे से दफ्तर में बैठा था। सामने एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर बैठा था। वो आदमी बहुत दोस्ताना था और तुरंत इंटरव्यू शुरू कर दिया। मास्टर जेट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सनी को फिर से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफर किया जाएगा। सनी ने उसकी सलाह मानकर मना कर दिया और बात एस्पेक्ट की तरफ मुड़ गई। सनी अपनी शक्तियों का राज खोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कुछ तो बताना ही पड़ता। अच्छा ये हुआ कि सवाल बहुत सभ्य ढंग से पूछे जा रहे थे, जैसे कि क्या आप बताना चाहेंगे अगर आप साझा करना चाहें, और इससे सनी को साधारण और बचाव वाले जवाब देने का मौका मिला।
क्या आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह का एस्पेक्ट एबिलिटी मिला है, जैसे कॉम्बैट, सॉर्सरी, यूटिलिटी? सनी को बिल्कुल मन नहीं था बताने का, फिर भी बोला, अभी पक्का नहीं कह सकता, समझने का समय ही नहीं मिला। ठीक है, क्या आपकी एबिलिटी से आप सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं? शायद नहीं, अभी तो मैं तौलिया तक को चोट नहीं पहुंचा पाया। ऐसे ही सवाल जवाब चलते रहे। आखिर में सनी ने इतना बताया कि लगे उसका एस्पेक्ट कमजोर, हानि रहित और शायद यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो अपने कमरे में लौटा, कपड़े उतारे और सो गया। सनी ने सोचा था कि नाइटमेयर के बाद पहली बार नींद आना अजीब होगा, लेकिन उल्टा बहुत आसान रहा। मुलायम गद्दे पर लेटकर साफ चादरों और फूले हुए तकिए के साथ वो बच्चे की तरह सो गया। सुबह उठकर उसने अपने प्राइवेट बाथरूम में नहा धोकर खुद को ताज़ा किया और बड़े उत्साह में नाश्ते के लिए कैफेटेरिया पहुंचा। मन बहुत अच्छा था, वहां थोड़ी भीड़ थी। खाना लेकर उसने देखा कि खाली जगह सिर्फ वही थी जहां कल वाली अंधी लड़की बैठी थी। उसका टेबल बिल्कुल खाली था, क्योंकि कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। सनी ने मुंह बनाया, लगता है 4 हफ्तों तक दोनों को साथ ही आउटकास्ट बने रहना पड़ेगा। वो लड़की के पास बैठा, सिर झुकाकर उसके साथ आए सोशल वर्कर को हल्का सा इशारा किया और फिर खाने में लग गया, जैसे उनके होने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अचानक कैफेटेरिया में हलचल मच गई। सनी ने सिर उठाया और सोचा, क्या हुआ? उसने देखा बहुत सारे स्लीपर्स दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन के सामने इकट्ठे थे और सबके चेहरे पर हैरानी और उत्साह साफ झलक रहा था। स्क्रीन पर नामों की एक सूची थी, जिसमें नए बैच के स्लीपर्स को सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक रैंक किया गया था, शायद इंटरव्यू के नतीजों के हिसाब से। सनी की दिलचस्पी ज्यादा नहीं थी। उसने अपना नाम देखा, लगभग सबसे नीचे। उससे नीचे सिर्फ वही अंधी लड़की थी। तब सनी को पता चला उसका नाम कैसिया है। लेकिन हलचल इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ रैंकिंग की वजह से नहीं हो सकती थी। जिज्ञासा से सनी की नजर ऊपर गई। स्लीपर्स बेचैन थे। ये कैसे हो सकता है? मैं गलत तो नहीं देख रहा? वो आखिर कैसी मॉन्स्टर है? कास्टर दूसरी जगह पर था और उसके ऊपर वाली तस्वीर साफ नजर आ रही थी। वो थी वो चांदी जैसे बालों वाली लड़की। स्क्रीन के दाईं तरफ बस 2 पंक्तियां लिखी थीं, नेम नेफिस, ट्रू नेम चेंजिंग स्टार। इस कहानी में सनी एक नया स्लीपर है जो एक एकेडमी में आता है, जहां उसे रहने की शानदार जगह और खाने को स्वादिष्ट खाना मिलता है। वो अपने नए आरामदायक जीवन से बहुत खुश है, जो उसके पुराने भटकते जीवन से बहुत अलग है। पपटियर्स श्राउड। सनी को एक नया मेमोरी मिला है, जिसे पपटियर श्राउड कहते हैं। ये एक अवेकेंड रैंक का कवच है। ये भूरे रंग के मुलायम कपड़े का बना है, जिस पर काले चमड़े के गार्ड लगे हैं। ये कवच बहुत हल्का है और पहनने वाले की हरकतों में कोई रुकावट नहीं डालता, जिससे ये छिपकर रहने वालों के लिए एकदम सही है। सनी को लगता है कि ये कवच मानसिक हमलों से भी सुरक्षा देता है, जिससे ये और भी मूल्यवान हो जाता है। एकेडमी में जीवन। अकादमी में सनी को मनोवैज्ञानिक परामर्श, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और एक साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के दौरान वो अपनी वास्तविक शक्तियों को छुपाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी शक्ति कमजोर और नुकसान न पहुंचाने वाली है। अगली सुबह सनी नाश्ते के लिए कैफेटेरिया जाता है और एक अंधी लड़की कैसिया के पास बैठता है, क्योंकि कोई और उसके पास नहीं बैठना चाहता। तभी एक स्क्रीन पर नए स्लीपर्स की रैंकिंग दिखाई जाती है। सनी का नाम लगभग सबसे नीचे है और कैसिया उससे भी नीचे है। नेफिस द चेंजिंग स्टार। लेकिन असली हलचल तब होती है जब सभी लोग स्क्रीन पर सबसे ऊपर का नाम देखते हैं। उस सूची में सबसे ऊपर एक लड़की है जिसका नाम नेफिस है और जिसका असली नाम चेंजिंग स्टार है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो बाकी सभी स्लीपर्स को चौंका देती है और हर कोई उसे एक मॉन्स्टर कहता है। तो चांदी जैसे बालों वाली लड़की नेफिस को भी अपने फर्स्ट नाइटमेयर में एक ट्रू नेम मिला था। सनी को अपना ट्रू नेम पाने के लिए हीरो और माउंटेन किंग से निपटना पड़ा था, जबकि उसके पास एक पूरी तरह से बेकार एस्पेक्ट था। ये एक असंभव सा काम था, मगर स्पेल इस बात से बहुत खुश लग रही थी। सनी सोचने लगा, मैं सोचता हूं उसने अपना कैसे पाया होगा। कैफेटेरिया में बैठे स्लीपर्स इस खुलासे से हक्का बक्का रह गए। वे स्क्रीन को हैरानी, डर और प्रशंसा से देख रहे थे। उनके उत्साहित फुसफुसाहटों को सुनकर सनी के मन में एक बच्चों जैसी इच्छा हुई कि जोर से चिल्ला दे, मेरे पास भी है, मेरे पास भी ट्रू नेम है। लेकिन जाहिर है उसने चुप्पी साध ली। इधर उधर देखते हुए उसने कास्टर की नज़र पकड़ी। वो स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब उदास सा भाव था। अजीब बात यह थी कि सनी की समझ से कास्टर ट्रू नेम वाली लाइन को नहीं देख रहा था। वो तो उस लाइन पर अटका हुआ था जिसमें सिर्फ नेफिस लिखा था, जैसे उस लड़की का असली नाम स्पेल के दिए हुए नाम से कहीं ज्यादा मायने रखता हो। सनी सोचा, दिलचस्प, क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं? लेकिन क्यों? एक ऊंचे दर्जे की लेगेसी उस लड़की को कैसे जानती होगी जो एकेडमी में पुलिस के दिए हुए ट्रैकसूट में आई थी? और नेफिस की बात चली ही है तो आखिर वो खुद कहाँ थी? सनी ने कैफेटेरिया के चारों ओर नजर दौड़ाई और जल्दी ही चांदी जैसे बालों वाली लड़की को देख लिया। वो एक कोने में शांति से बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप लिए। वो आसपास की हलचल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी धूसर आंखें गंभीर और दूर कहीं भटकती सी लग रही थीं।
एक स्लीपर बोला, एक स्लीपर को ट्रू नेम मिलना असंभव है। दूसरा बोला, तकनीकी तौर पर मुमकिन है। स्माइल ऑफ हेवन को भी अपना ट्रू नेम फर्स्ट नाइटमेयर में ही मिला था, लेकिन हाँ, मुझे शक है। तीसरे ने कहा, शायद उसने इंटरव्यू में झूठ बोला। चौथा चिल्लाया, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? अगर ऐसा आसान होता तो कल वाला पागल परवर्ट सबसे पहले नंबर पर होता। सनी का चेहरा झटका खा गया। पागल परवर्ट, हाँ। एक और ने कहा, तो क्यों न हम उससे ही पूछ लें। अचानक कैफेटेरिया में खामोशी छा गई। इस सुझाव पर सबने बोलना बंद कर दिया और नेफिस की ओर देखने लगे, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबसे पहले उसके पास जाकर पूछे। आखिरकार कुछ आभास पाकर नेफिस ने अपनी नजरें उठाईं और आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। उसने कहा, हूँ। क्या है? अंधी लड़की कैसिया ने भी उसकी आवाज़ की दिशा में सिर घुमा लिया। कुछ पल बाद कास्टर आगे बढ़ा और हल्का सा झुककर बोला, लेडी नेफिस, मैं हाल ही क्लैन से कास्टर हूँ। देख रहा हूँ कि तुम्हारा ट्रायल अच्छा गया। सनी हैरान रह गया। लेडी? वो उसे ऐसे क्यों संबोधित कर रहा है? और उसे अपना परिचय भी देना पड़ा, मतलब दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं। दिलचस्प। नेफिस थोड़ी देर उलझन में रही, फिर उसने उजली सी मुस्कान दी और कंधे उचका लिए। जैसा है वैसा है। कास्टर ने थोड़ी झिझक के साथ मुस्कान लौटाई। अच्छा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सकुशल लौट आई। मतलब, मुझे कभी तुम्हारी क्षमताओं पर शक नहीं था। नेफिस ने सिर हिलाया, धन्यवाद। इसके बाद उसने अपनी कॉफ़ी पर ध्यान दिया, जैसे बातचीत खत्म हो चुकी हो या फिर उसे इस ध्यान का बिल्कुल भी एहसास न हो। सनी ने सांस छोड़ी। कितनी रहस्यमयी है। उसके दिमाग में बहुत से विचार घूम रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज से ध्यान नहीं हटा सका, नाश्ता। कुछ ही देर बाद उसने कास्टर और नेफिस के बीच के अजीब माहौल को पूरी तरह भूल दिया और मजे से खाना खाने में लग गया। विल्डरनेस सर्वाइवल का क्लासरूम बड़ा था, सुंदर तरीके से सजाया गया था और पूरी तरह से खाली था। सनी को तो लगा कि शायद वो गलत आ गया है, लेकिन तभी उसने देखा कि एक उदास सा दिखने वाला इंस्ट्रक्टर एक चौड़े लकड़ी के डेस्क के पीछे बैठा है। सनी को आते देख वो सजग हो गया। उसने पुकारा, आओ नौजवान। वो एक चंचल बूढ़ा आदमी था, उलझे हुए ग्रे बाल, खोई खोई आंखें और मोटी भौहें जिनका जैसे अपना ही जीवन था। उसने कहा, मैं अवेकन जूलियस हूँ। तुम मुझे टीचर जूलियस कह सकते हो। बैठो बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? सनी आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। सनलेस। जूलियस की भौहें ऊपर उठ गईं। अरे वाह, कितना अशुभ नाम है। लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा। आखिरकार हमें बहुत सी अशुभ चीज़ों से ही तो निपटना होता है। सनी ने धीरे से चारों ओर देखा। माफ़ कीजिए टीचर, क्या मैं ज़्यादा जल्दी आ गया? जूलियस ने हाथ हिलाया। नहीं नहीं, बिल्कुल सही समय पर। सनी ने पूछा, क्या बाकी छात्र लेट हैं? जूलियस ने घोर घृणा से गुर्राया, कोई और नहीं आने वाला। वे सब गंवार सिर्फ अपनी मुट्ठी और तलवारें घुमाने में ही दिलचस्पी रखते हैं। तुम्हारी तरह बहुत कम ही लोग होते हैं जो समझते हैं असली ज्ञान की कीमत। तो ये इतना अलोकप्रिय था। सनी ने मन ही मन सांस भरी, उम्मीद करते हुए कि उसने कॉम्बैट ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ आने का फैसला गलत नहीं किया होगा। जूलियस ने पूछा, बताओ नौजवान, तुमने विल्डरनेस सर्वाइवल ही क्यों चुना? सनी ने सच ही बताना बेहतर समझा। वैसे भी वो इसे छुपा नहीं सकता था। फर्स्ट नाइटमेयर के दौरान जो अवेकेंड उसकी निगरानी कर रही थी मास्टर जेट, उसने ही मुझे सलाह दी थी कि मैं सबसे पहले यही पढ़ूं। जूलियस ने तालियां बजाई। बहुत बुद्धिमान सलाह। वो मास्टर सच में जानती है कि असली चीज़ क्या है। रुकिए, तुमने जेट कहा? उसकी आंखें फैल गईं। सोल रीपर जेट? वो खूनी दरिंदा? अरे किसने सोचा होगा कि उसके जैसी बर्बर भी जटिल ज्ञान की कद्र करेगी। सनी की जिज्ञासा बढ़ी। टीचर, क्या आप मास्टर जेट को जानते हैं? जूलियस ने पीछे देखा और फिर धीरे से बोला, कौन सोल रीपर को नहीं जानता? वो शायद सबसे ताकतवर अवेकन ना हो, मगर सबसे डरावनों में से एक है। उसकी एस्पेक्ट एबिलिटीज सीधे सोल कोर्स पर असर करती हैं, जिस कारण कोई आर्मर, कोई रेजिस्टेंस, कोई फिजिकल प्रोटेक्शन उसे रोक नहीं सकता। वो आगे झुका। अच्छी बात बस ये है कि वो अभी युवा है और किसी भी समय सेंट बनने वाली नहीं, शायद कभी भी नहीं। हाँ, सौभाग्य से बहुत ही कम संभावना है कि वो कभी एडवांस करेगी। सनी ने पलकें झपकाई। क्यों? जूलियस ने ऐसे देखा जैसे विश्वास न कर पा रहा हो कि कोई इतना अज्ञानी भी हो सकता है, उसकी खतरनाक पर्सनैलिटी की वजह से। थर्ड नाइटमेयर जीतने के लिए एक बेहतरीन टीम और बहुत बड़ा सहारा चाहिए। सोल रीपर जेट जैसी हत्यारी को कौन मदद करेगा सेंट बनने में? वो तो। रुकिए। अचानक जूलियस ने माथा सिकोड़ लिया और पीछे हट गया। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम इतने छोटे हो, तुम्हें ये सब बातें जानने की ज़रूरत नहीं। और फिर मेरी आदत भी नहीं है कि मैं दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करूं। सनी ने मन ही मन ताना मारा, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। फिर भी उसने चुप्पी साधी। उसके पास टीचर जूलियस से पहले ही बहुत सी काम की इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। सनी सोचने लगा, शायद विल्डरनेस सर्वाइवल चुनना सही फैसला था। जूलियस ने बात पलटी। चलो अब तुम्हारे करिकुलम पर लौटते हैं। और कौन कौन से कोर्सेज ले रहे हो? सनी ने थकी सी सांस ली। कोई नहीं, अगले 4 हफ्ते सिर्फ विल्डरनेस सर्वाइवल पर ही ध्यान दूंगा।
जूलियस ने उसे घूरा। पूरा 1 मिनट तक उसके चेहरे पर हैरानी उभरी रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में उत्साह चमका और वो हंस पड़ा। शानदार, ये तो शानदार है। तुम बहुत होशियार हो। चिंता मत करो, पूरे 4 हफ्तों में मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। शुरुआत में जूलियस के साथ सनी की कक्षाएं बड़ी सुखद और आसान सी लगीं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में ही उसका सिर फटने जैसा होने लगा। इतनी सारी नई जानकारी, और वो भी इतनी अजीब, जिसने कभी शहर की दीवारों से बाहर कदम नहीं रखा हो, उसके लिए सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा था। कभी कभी जूलियस सनी की अज्ञानता पर हैरान रह जाता, लेकिन फिर भी वो हमेशा धैर्य रखता और पूरे उत्साह से समझाता। जहां सनी अटकता, जूलियस वहीं धीमे हो जाता और उसे पकड़ने का समय देता। उसका करिकुलम सच में पागलपन भरा था। अनगिनत सिद्धांत सीखने थे, प्रैक्टिकली वर्चुअल रियलिटी और असली दुनिया दोनों में लेसन्स, अजीबोगरीब विषय पढ़ने थे। यहाँ तक कि ड्रीम रिल्म की कई मरी हुई भाषाओं की बुनियादी जानकारी पर भी क्लास थी। सनी ने दुखी होकर सोचा, भाषाएं सीखने की क्या जरूरत, स्पेल तो सब ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन जूलियस टस से मस नहीं हुआ। स्पेल कोई ट्रांसलेटर नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि उसके पास इतना समय है कि हर भाषा की बारीकी समझा सके? मान लो किसी खंडहर में आश्रय खोज रहे हो और वहां एक शिलालेख लिखा है, आगे निश्चित मौत। रून भाषा में मौत के 30 शब्द हैं। रून्स जानकर ही तुम समझ सकते हो कि किस तरह का खतरा है। पहले दिन उन्होंने सूरज ढलने तक पढ़ाई की, तभी जूलियस ने सनी को जाने दिया। दिमागी रूप से थका हुआ सनी इस बात का अफसोस करता रहा कि उसे दोपहर और रात का खाना छोड़ना पड़ा। उसने ठान लिया कि कल से वो अपने टीचर को धीरे से याद दिला देगा कि खाना भी कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। कमरे में लौटकर वो कुर्सी पर गिर पड़ा और कुछ देर यूं ही शून्य में देखता रहा। फिर अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी शैडो की ओर रुख किया। उसे खाने से पहले बहुत कुछ पूरा करना था। उसने शैडो को कुछ पल तक ऑब्जर्व किया और फिर मुस्कुराया। चलो देखते हैं तुम सच में क्या कर सकते हो। सनी को पूरा यकीन था कि उसका शैडो सिर्फ एक चुपचाप पीछा करने वाला नहीं है। आखिर स्पेल ने उसे एक अमूल्य मददगार बताया था। अब ये सनी पर था कि वो जाने शैडो कंट्रोल उसकी किस तरह मदद कर सकता है। जैसे और भी बहुत सारी बातें एस्पेक्ट से जुड़ी थीं, वैसे ही इसमें भी उसके अवचेतन मन में एक सहज समझ छुपी हुई थी। ये समझ शायद स्पेल ने उसे दी थी, या फिर ये हर अवेकेंड के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। सनी को बस उस समझ को महसूस करना था और फिर उसे अभ्यास में लाना था। फिर से उसने अपने शरीर और आत्मा पर ध्यान लगाया और शैडो को कुछ साधारण हरकतें करने का आदेश दिया। हर हरकत के साथ वो शैडो पर नियंत्रण की आदत डालता जा रहा था। जल्द ही ये उसके लिए सांस लेने और चलने जितना आसान हो गया। शैडो उसे अपने शरीर का ही हिस्सा लगने लगा। इस शुरुआती नतीजे से संतुष्ट होकर सनी ने उसे एक नया आदेश दिया। बिना किसी रुकावट शैडो उसके जूतों से अलग हुआ, कमरे के दूसरे कोने तक चला गया और वहां खड़ा होकर थोड़ी व्यंग्यात्मक चुप्पी में उसे घूरने लगा। सनी के पास अब कोई शैडो नहीं था। ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, सनी ने मुस्कुराते हुए सोचा। आखिरकार स्पेल से जुड़ी हुई चीजों पर साइंस कभी लागू नहीं होती। जब शैडो उससे दूर चला गया तो सनी के दिमाग में एक अजीब सा विभाजन महसूस हुआ, जैसे उसकी धारणा 2 अलग स्रोतों में बट गई हो। एक उसका शरीर और दूसरा उसका शैडो। थोड़ा ध्यान लगाकर उसने दूसरे स्रोत पर फोकस किया। अचानक उसकी नज़र धुंधली हो गई। सनी ने हैरानी से कहा। यह आवाज़ उसके शैडो ने कमरे के दूसरे छोर से सुनी। सनी ने पलकें झपकाईं। अब उसके दिमाग में 2 तस्वीरें मौजूद थीं, एक कमरे के दरवाजे की जहां उसका शैडो खड़ा था, दूसरी एक पीले चेहरे वाले जवान की जो कुर्सी पर बैठा चौड़ी आंखों से सब देख रहा था। वो मैं हूं। उसने अपना हाथ उठाकर हवा में हिलाया। उसी वक्त उस जवान ने भी हाथ उठाकर हिलाया। तो मैं दुनिया को अपने शैडो के जरिए देख सकता हूं? वो कुछ देर बैठकर सोचता रहा। इस तरह की क्षमता बहुत सारे दरवाजे खोल रही थी। उसकी चाइल्ड ऑफ शैडोज एट्रीब्यूट उसे अंधेरे में देखने और चुपचाप चलने देती थी, और शैडो कंट्रोल उसे अपना शैडो एक जासूस की तरह भेजने देती थी। मतलब अब वो लगभग परफेक्ट स्पाई बन सकता था। स्पाई का काम था जानकारी इकट्ठा करना बिना खुद को खतरे में डाले। ऐसा किरदार सनी को बहुत पसंद आता था। बेशक स्पाई छुपकर अचानक वार करने में भी माहिर होते हैं। जानकारी से लैस होकर वो घात लगाकर दुश्मनों पर वार करते और उन्हें खत्म कर देते, लेकिन सीधा मुकाबला मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। और सनी को कातिल बनने का शौक नहीं था। आखिर उसकी एस्पेक्ट अभी तक उसे सीधी लड़ाई में ताकत नहीं देती थी। तो चलो टेस्ट करें, उसने शैडो को आदेश दिया। शैडो ने गहरी सांस लेकर झुका और दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर चला गया। तुरंत सनी को कमरे और बाहर के गलियारे की दोनों तस्वीरें दिखने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर्फ शैडो की तस्वीर पर ध्यान दिया। शैडो चुपचाप एक छाया से दूसरी छाया में सरकता हुआ गलियारे से गुजर रहा था। थोड़ी सावधानी और सही समय का ध्यान रखते ही उसका जासूस लगभग अदृश्य था। सनी ने कुछ स्लीपर्स को पार किया और उनकी बातचीत सुनी, लेकिन उसमें कुछ खास दिलचस्प नहीं था, तो आगे बढ़ गया। आखिरकार शैडो एक मोड़ पर रुका। बाईं ओर लिफ्ट थी और दाईं ओर लड़कियों का डॉर्मिटरी। सनी के दिमाग में तुरंत ही ढेरों उत्तेजक तस्वीरें आ गईं। हे भगवान, उसने शर्माते हुए सोचा।
हाँ, इस शक्ति से इंसान बहुत आसानी से गलत रास्ते पर भी चला जा सकता था, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, कोई ऊंचे आदर्शों के कारण नहीं। असल वजह यह थी कि उसकी पहले से ही बदनाम छवि थी, और अगर कभी उस पर शक हुआ तो ये सवाल पूछा जा सकता था कि कहीं उसने कोई गलत हरकत तो नहीं की। इसलिए उसे ये काबिलियत चाहिए थी कि वो ईमानदारी से नहीं कह सके, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, सोचना भी मत। अपने कमरे में सनी ने अफसोस से सांस छोड़ी। फिर उसने अपने जासूस को आदेश दिया कि एक गुजरते हुए स्लीपर की छाया में छुप जाए और उसके साथ लिफ्ट तक जाए। कुछ समय बाद सनी का शैडो एक बड़े डोजो के कोने में छुपा हुआ था। वो अपने साथियों को देख रहा था जो इंस्ट्रक्टर रॉक की देखरेख में शुरुआती कॉम्बैट क्लास कर रहे थे। आज का दिन मुख्य रूप से उनकी सामान्य क्षमता और योग्यता की जांच के लिए था। उसके बाद स्लीपर्स को उनके स्तर और हथियार की पसंद के अनुसार ग्रुपों में बांटा जाने वाला था। कुछ को निजी ट्यूटर दिए जाते या जोड़ी बनाई जाती। इस वक्त स्लीपर्स बारी बारी से एक मशीन पर मुक्का मार रहे थे। हर मुक्के के बाद मशीन उनकी ताकत की संख्या दिखाती थी। सिद्धांत रूप से ऐसी मशीन बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन चूंकि कई स्लीपर्स की एस्पेक्ट्स उनकी ताकत को अलग अलग तरीकों से बढ़ा सकती थीं, इसलिए ये मशीन वास्तव में इंजीनियरिंग का एक कमाल थी। तकनीक और प्रशिक्षण भी नतीजे पर असर डालते थे। ज्यादातर लोग 10 से 14 के बीच का स्कोर ला रहे थे। ये बहुत अच्छा माना जाता था, जिसे सिर्फ सबसे एथलेटिक लोग हासिल कर पाते। लेकिन कई स्लीपर्स जिनकी एस्पेक्ट्स ताकत बढ़ाती थीं, वो 15 या 16 तक पहुंच रहे थे। मैं शायद 10 या 11 ही कर पाऊंगा, सनी ने सोचा, थोड़ा उबते हुए। फिर अचानक उसका ध्यान गया। अब नेफिस की बारी थी, उनकी बैच की सबसे ऊंची रेटिंग वाली स्लीपर। वो पतली लड़की मशीन के पास गई और बिना ज्यादा तैयारी किए अचानक जबरदस्त मुक्का मारा। सनी मार्शल आर्ट्स में खास नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसकी तेजी और सटीकता देखकर दंग रह गया। इसने बहुत ट्रेनिंग की है। नेफिस और भी रहस्यमय लगने लगी। उसकी असली पृष्ठभूमि क्या थी? थोड़ी देर बाद मशीन ने नतीजा दिखाया, 16। सनी को थोड़ी निराशा हुई। इतना भी खास नहीं, मुझे तो और उम्मीद थी। आखिरकार वो ट्रू नेम की मालिक थी। अब बस कास्टर बचा था। इस बार सनी उसकी मुट्ठी देख भी नहीं पाया, वो इतनी तेज थी। मशीन हिल गई और गिनती करने में समय लिया। आखिरकार 2 अंक चमके। 21। सभी दंग रह गए। कई लोग कास्टर को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। उसने बस झुककर प्रणाम किया और पीछे हट गया। इंस्ट्रक्टर रॉक मुस्कुराए, बुरा नहीं, अब हम स्पारिंग करेंगे और तुम्हारी ट्रेनिंग का स्तर जानेंगे। मुझे 2 स्वयंसेवक चाहिए। सबसे पहले नीफिस आगे आई और रिंग के बीच खड़ी हुई। कुछ सेकंड बाद एक लंबा और बेहद मांसल स्लीपर भी उसके सामने खड़ा हो गया। रूल्स बहुत साधारण हैं। अपने ओपोनेंट की पीठ जमीन से लगाओ या उसे रिंग से बाहर फेंको। जो भी एबिलिटीज और टेक्निक्स तुम्हें सही लगे, इस्तेमाल करो। अरे, शो शुरू हो रहा है। स्लीपर्स की लड़ाई देखना न सिर्फ मनोरंजक था, बल्कि सनी को उनके पावर समझने में भी मदद करता। अपने कमरे में बैठकर उसने ठोड़ी हथेली पर टिका दी। चल नेफिस। लंबा लड़का बिना समय गंवाए हमला करने आया। उसकी मांसपेशियां फूल गईं जैसे कपड़ा फट जाएगा। उसने जोरदार किक मारे। 1 सेकंड बाद वो जमीन पर पड़ा था, हैरान चेहरे के साथ। नेफिस ने तो अपनी मुद्रा भी नहीं बदली। इंस्ट्रक्टर रॉक ने उसे खुश होकर देखा और बोले, अगला। इसके बाद जो हुआ उसे नरसंहार ही कहा जा सकता था। नेफिस ने एक एक करके लगभग हर स्लीपर को हरा दिया। वो उनसे तेज या मजबूत नहीं लग रही थी, लेकिन हर ओपोनेंट जैसे ही रिंग में आता, कुछ ही पल में हारकर गिर जाता। सनी ये सब देखकर हंसी दबा नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में भी थोड़ी बेचैनी आई। नेफिस की चाल ढाल किसी लड़ाई मशीन जैसी थी। उसका हर वार सटीक, सुंदर और निर्मम था। चाहे सामने वाला कोई भी हमला करे, वो तुरंत या पहले से अंदाजा लगाकर उसे पलट देती, और ये सब न्यूनतम प्रयास से करती। फर्क नहीं पड़ता था कि ओपोनेंट गरीब हो या अमीर या फिर लेगेसी, नतीजा एक ही था, कुछ ही सेकंडों में सब धराशायी। सबसे अजीब ये था कि पूरी लड़ाई के दौरान उसके चेहरे का भाव जरा भी नहीं बदला, जैसे वो लड़की इंसान ही न होकर किसी धातु से बनी हो। ये सच में इंसान है, सनी ने घबराकर सोचा। अगर कभी चेंजिंग स्टार उसकी दुश्मन बन गई तो? सबसे अच्छा उपाय होगा भाग जाना, या फिर शुरुआत से ही उसे नाराज न करना। आखिर सूरज भी तो एक तारा है और छाया का सूरज से मेल नहीं होता। आखिरकार अब कास्टर ही बाकी था, लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं दिख रहा था। हल्की मुस्कान के साथ वो रिंग में उतरा। कास्टर और नेफिस आमने सामने खड़े हो गए। कुछ सेकंड तक उनकी आंखें एक दूसरे से टकराईं। फिर कास्टर ने हल्का सा झुककर कहा, लेडी नेफिस, पहले से ही क्षमा चाहता हूं। ये क्या करने वाला है? उसी पल सनी ने अपनी आंखें हैरानी से खोल दी। ऐसा लगा जैसे कास्टर अचानक गायब हो गया हो, मगर ये बस एक भ्रम था। सच्चाई ये थी कि वो इतनी तेजी से हिला कि इंसानी आंख उसकी चाल को पकड़ ही नहीं सकी। अगर शैडो साइड की खासियत न होती तो सनी भी कुछ नहीं देख पाता। फिर भी उसे बस हवा में धुंधली सी परछाई नजर आई। पल भर में कास्टर ने अपने और नेफिस के बीच की दूरी मिटा दी और एक जोरदार हमला कर डाला।
लेकिन उसकी चौंका देने वाली रफ्तार के बावजूद नेफिस ने किसी तरह वक्त रहते अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया और वार को टाल दिया। लेकिन यह भी काफी नहीं था। उसने अपने शरीर के संतुलन बिंदु पर सीधा वार तो बचा लिया, लेकिन कास्टर की मुट्ठी उसके कंधे से जा टकराई और नेफिस घूमती हुई पीछे जा गिरी। कास्टर ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया और फिर से गायब हो गया। उसकी योजना सीधी थी, जब तक नेफिस को लगता रहेगा कि दुश्मन सामने है, वो अपनी अलौकिक गति से घूमकर पीछे से हमला करेगा और लड़ाई खत्म कर देगा। अगले ही पल वो नेफिस के पीछे आ चुका था और निर्णायक वार करने को तैयार था। जैसे उसने सोचा था, नेफिस अब भी उसी दिशा में हमला करने की तैयारी कर रही थी जहां उसे चंद लम्हे पहले देखा गया था। कास्टर संतुष्ट होकर पूरा जोर अपनी मुट्ठी में डालने लगा, मगर आखिरी पल में नेफिस ने अचानक अपनी चाल बदली और पीछे कोहनी झोंक दी, वो भी जबरदस्त ताकत से। कास्टर की आंखें फैल गईं। यह तो एक जाल था, और अब जब उसने अपना वार शुरू कर दिया था तो उसे रोकना नामुमकिन था। चाहे वो कितना भी तेज क्यों न हो, लेकिन गति के नियमों से वो भी बंधा हुआ था। कोहनी का वार उसके चेहरे की ओर ऐसे बढ़ रहा था जैसे अब उसे रोक पाना असंभव हो। फिर भी कास्टर बच निकला, बस एक बाल बराबर फासले से। उसकी रफ्तार का फायदा बहुत बड़ा था। इसके बाद उसने नेफिस का पांव अटकाया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मगर ठीक जैसे ही वो मैट पर टकराने वाली थी, कास्टर ने झट उसके दोबोक की कॉलर पकड़ ली और धीरे से खींचकर उसकी गिरावट को थाम लिया। नेफिस बिना चोट खाए जमीन पर आकर टिक गई। पीठ के बल लेटी नेफिस ने 2-3 बार पलकें झपकाईं और उसे देखा। पूरी लड़ाई 2 सेकंड से भी कम चली। अपने कमरे में सनी की आंख खुली और वो चौंक गया। तो ये है असेंडेड एस्पेक्ट? ये तो पूरा चीटिंग है। एक स्लीपर इतनी तेजी का हकदार ही नहीं था। स्पेल से मिली ताकत तो अभी उनकी शुरुआती अवस्था में होनी चाहिए थी, लेकिन कास्टर तो लेगेसी था। कौन जाने एकेडमी में दाखिले से पहले उसे कितने सोल शार्ड्स खिलाए गए हों। वापस डोजो में इंस्ट्रक्टर रॉक ने गुर्राते हुए सिर हिलाया और कास्टर को इशारा किया। नेफिस धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। बाकी स्लीपर्स हैरान होकर कास्टर को घूर रहे थे, आपस में फुसफुसाकर उसकी तारीफ कर रहे थे। लगता था उसकी परफॉर्मेंस ने सब पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन खुद कास्टर उतना खुश नहीं था। उसने नेफिस की ओर देखा। उसका चेहरा पढ़ पाना नामुमकिन था, क्योंकि बाकियों के उलट उसे एक सच्चाई समझ में आ गई थी। असलियत बस उसी को, नेफिस को, इंस्ट्रक्टर रॉक को और सनी को पता चली थी। सनी तो वैसे भी बहुत तेज नजर वाला था। बाकी स्लीपर्स ये समझ ही नहीं पाए कि नेफिस ने कास्टर के खिलाफ अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी का इस्तेमाल किया ही नहीं। असल में उसने आज की परीक्षा में एक बार भी अपनी एबिलिटी नहीं दिखाई। किसी को पता तक नहीं कि उसकी एबिलिटी है क्या, और फिर भी कास्टर ने अपने जबरदस्त एस्पेक्ट के बावजूद बड़ी मुश्किल से उसे हराया। क्या राक्षस है, सनी ने सोचा, दिल में घबराहट लिए। डोजो के कोने में छिपी परछाई भी उससे सहमति जताती सी लगी। इसके बाद शुरुआती कॉम्बैट क्लास खत्म हो गई। पिटाई से परेशान स्लीपर्स नहाने चले गए। सनी थोड़ी देर रुका और फिर अपने शैडो को लड़कों के लॉकर रूम की तरफ भेजा। उसका इरादा किसी को कपड़े बदलते देखने का नहीं था, बल्कि ये जानने का था कि शायद कास्टर अपनी लड़ाई या अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी के बारे में कुछ बोल दे। जैसा उसने सोचा था, कास्टर पहले से ही नए बने चहेतों से घिरा हुआ था। सब उसे जीत पर बधाई दे रहे थे, खुशी और उत्साह में डूबे हुए। लेकिन कास्टर का मूड खराब था। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में बोझिल उदासी थी। जितनी तारीफ मिलती, उसके चेहरे का रंग और काला पड़ता। वाह कास्टर, कमाल कर दिया। तुम्हारा एस्पेक्ट तो पूरा ओवरपावर्ड है ना? वो नेफिस लड़की के पास तो कोई चांस ही नहीं था। ट्रू नेम किसे चाहिए? वो तो बस दिखावा कर रही थी। आखिर में कास्टर ने सिर उठाया और आखिरी बोलने वाले लड़के को ठंडी निगाह से घूरा। वो लड़का भी उसकी तरह स्लीपर्स की इस बैच का एक लेगेसी था। हैरान होकर वो बोला, क्या हुआ? कास्टर ने दांत भींचे। इनसे तो ऐसी बातें एक्सपेक्ट थी, लेकिन तुमको बेहतर पता होना चाहिए। दूसरे लेगेसी ने भौं उठाई। क्यों? उस गांव की लड़की में ऐसा क्या खास है? कास्टर की आंखें फैल गईं। गांव की लड़की? तुम्हें सच में नहीं पता कि वो कौन है? सनी ने अधीर होकर मन ही मन कहा, तो जल्दी से जुबान खोल और बोल दे। खुशकिस्मती से वो घमंडी स्लीपर भी यही सोच रहा था। कास्टर ने कई बार मुंह खोला, फिर बंद कर लिया, मानो कहने का साहस न कर पा रहा हो। आखिरकार उसने सिर हिलाया और बोला, वो है नेफिस, इमॉर्टल फ्लेम क्लैन की। जैसे ही ये नाम उसने बोला, घमंडी लेगेसी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कास्टर ने उसकी परवाह किए बिना बात जारी रखी। मुझे लगता है उसके दादा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके माता पिता थे स्माइल ऑफ हेवन और ब्रोकन सॉर्ड। अपने कमरे में सनी की कुर्सी से गिरते गिरते बचा। वो भी जानता था इमॉर्टल फ्लेम और ब्रोकन सॉर्ड कौन थे। इमॉर्टल फ्लेम वो पहला इंसान था जिसने सेकेंड नाइटमेयर जीता और मास्टर बना। ब्रोकन सॉर्ड वो पहला जिसने थर्ड नाइटमेयर जीता और सेंट बना। ये दोनों और उनके साथी तो मानव जाति के सबसे बड़े नायक थे, जिन्होंने अपने दम पर इतिहास बदला। अगर कास्टर सच कह रहा था तो नेफिस सिर्फ कोई रईस नहीं थी, वो तो राजघराने से थी। तभी सनी ने सोचा, अरे इसीलिए तो वो उसे लेडी कहकर बुलाता था, क्यों ना सीधे प्रिंसेस ही कह दे। मगर ये बात भी अजीब थी। वो घबराया हुआ स्लीपर भी कांपते स्वर में बोला,
तो फिर वो इतनी। कास्टर ने गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि सब मर चुके हैं। इमॉर्टल फ्लेम क्लैन अब नहीं रहा। लॉकर रूम में कुछ पल सन्नाटा रहा। कास्टर ने नीचे देखा, वो अकेली बची है। उस रात जब सब सो गए थे, सनी चुपके से डोजो में दाखिल हुआ। इधर उधर देखकर पक्का किया कि कोई और नहीं है। फिर उत्सुकता से उस रिंग की तरफ गया जहां नेफिस और बाकियों की परीक्षा हुई थी। वो बीच में जाकर खड़ा हो गया और याद करने लगा कि कैसे नेफिस ने दर्जनों स्लीपर्स को हराया था और फिर भी कास्टर के हाथों हार गई। दोनों ही राक्षस हैं। वो बड़बड़ाया, मायूस और हताश। सिर हिलाते हुए उसने अपने शैडो की तरफ देखा। तुम्हारा भी यही मानना है? शैडो ने कुछ देर झिझका, फिर सीना तानकर हाथ बांध लिए, मानो अकड़कर कह रहा हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उसकी एक्टिंग ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगी। सनी हंसकर बोला, हाँ सही कह रहे हो, बड़ी बात है क्या? दरअसल नेफिस के पिता और दादा जितने भी शक्तिशाली हों, इमॉर्टल फ्लेम और ब्रोकन स्वॉर्ड जैसे दिग्गज, फिर भी वो अपने परिवार को विनाश से नहीं बचा पाए। तो असल में ताकत ही सब कुछ नहीं थी। राजघराना भी इस दुनिया की क्रूरता से महफूज नहीं था। सनी ने आ भरी और मेजरिंग मशीन की ओर बढ़ गया। उसने मुट्ठी बांधी और जोर का पंच मारा। मशीन कुछ सेकंड गुनगुनाई और फिर एक अंक दिखाया, 9। अरे कम से कम 10 तो बनता है। गुस्से में उसने फिर वार किया। उंगलियां दुखने लगी, मगर नतीजा वही रहा। धत्त तेरे की। सनी इधर उधर टहलता रहा, गुस्सा दबाने की कोशिश करता। उसे लग रहा था कि वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। आखिर ताकत तो द्रव्यमान और रफ्तार पर निर्भर करती है। रफ्तार को अभ्यास और तकनीक से सुधारा जा सकता है, मगर द्रव्यमान उसके बस में नहीं। उसका कद अब और बढ़ने से रहा। चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो हमेशा हल्का फुल्का ही रहेगा। ये नाइंसाफी है। जल्लाकर उसने फिर पंच मारा और पूरा गुस्सा उसमें उड़ेल दिया। तभी अचानक एक अजीब सा एहसास उसके दिमाग में जागा। उसी एहसास के कहे पर उसका शैडो हाथ पर लिपट गया, मानो काली दस्ताने की तरह उससे चिपक गया। अगले ही पल मुट्ठी मशीन से टकराई। पूरी मशीन जोर से कांप गई। सनी दर्द से चिल्लाया और पीछे हटकर अपना हाथ सहलाने लगा। कुछ देर बाद नतीजा दिखा। ये 9 नहीं था, 10 भी नहीं था, ये था 18। सनी देर तक स्क्रीन को खामोश देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे चौड़ी मुस्कान फैल गई। अच्छा, तो ये वजह थी। हाँ बिल्कुल। उसने फिर मुट्ठी बांधी और अपने काले साए जैसे दस्ताने को देखा। वाह, सच में बेशकीमती मददगार है। वो हंस पड़ा। अब बात बनेगी। दिन तेजी से बीतते गए। सनी के पास बस 4 हफ्ते थे खुद को ड्रीम रेल्म की यात्रा के लिए प्रिपेयर करने के, इसलिए उसके पास एक भी पल खाली नहीं था। वो लगातार अपने शरीर और दिमाग को हद तक धकेल रहा था, कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके उतना नॉलेज और स्किल्स अब्जॉर्ब कर ले। दिन में वो टीचर जूलियस के साथ पढ़ाई करता। जूलियस उसे धीरे धीरे सिखा रहे थे कि सभ्यता से दूर रहकर कैसे सर्वाइव किया जाए और खुद का ख्याल रखा जाए। उनके लेसन्स कभी आसान होते जैसे आग जलाने के तरीके, तो कभी बहुत कठिन और अनोखे जैसे सेलेस्टियल नेविगेशन। सेलेस्टियल नेविगेशन इतना मुश्किल क्यों था? वजह यह थी कि ड्रीम रेल में आसमान का ज्योग्राफी स्थायी नहीं था। अलग अलग जगहों पर अलग तारे और नक्षत्र होते थे, यहाँ तक कि चांदों की संख्या भी बदलती रहती थी। सूरज तो वही दिखता था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। फिर भी अगर पर्याप्त नॉलेज हो तो आसमान देखकर रास्ता ढूंढना पॉसिबल था। कहा जाता था कि ये सब बेसिक बातें स्कूल के सिलेबस में पहले से शामिल थीं और ज्यादातर स्लीपर्स को पता होती थीं। लेकिन किताब से कुछ सीखना और किसी असली अवेकन से सीखना बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट बात थी। टीचर जूलियस की आदत थी कि वे चीजें गहराई से समझाते। उनकी इसी आदत की वजह से सनी सिर्फ क्या नहीं सीखता था, बल्कि क्यों की भी झलक पा लेता था। ड्रीम रेल्म के नियमों और उसकी नेचर को समझने से सनी हर सिचुएशन के लिए कुछ न कुछ तैयार रह पाता। यहाँ तक कि डेड लैंग्वेजेस वाले लेसन्स जिन्हें सनी ने पहले बेकार समझा था, बेहद इंटरेस्टिंग निकले। इसकी बड़ी वजह थी स्पेल खुद। आखिरकार स्पेल इंसानों से इन्हीं डेड लैंग्वेजेस में बात करता था। जब सनी को भाषा समझ में आने लगी तो वो उसके रिमार्क्स और डिस्क्रिप्शंस को बेहतर समझ पाया। सबसे आसान एग्जाम्पल नेफिस का ट्रू नेम था चेंजिंग स्टार। यह ट्रांसलेशन टेक्निकली सही था, लेकिन असली मतलब ठीक से नहीं बता पाता था। जब सनी ने रून लैंग्वेज का ग्रामर समझा तो उसे एहसास हुआ कि सही अर्थ होना चाहिए था स्टार ऑफ चेंज। और भी गहराई में जाएं तो चेंज के अलग अलग रून्स होते थे, जिनमें हर एक का अलग मतलब निकलता। मतलब वही नाम रूइन स्टार या फिर स्टार ऑफ मिसफॉर्चून भी हो सकता था। एक छोटे से शब्द या भाव में फर्क से असली जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ सकता था। सनी ने पहले कभी गंभीरता से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए अचानक इतनी थियोरेटिकल नॉलेज लेना उसके लिए अजीब, थका देने वाला और सुन्न करने वाला अनुभव था। लेकिन एक मायने में ये रोमांचक भी था। नॉलेज तो हमेशा प्रिविलेज्ड लोगों को ही मिलती थी। उसी नॉलेज की वजह से वे पावर में रहते और गरीब कभी ऊपर नहीं आ पाते। गरीबों के पास पढ़ाई का चांस नहीं होता और पढ़ाई के बिना गरीबी से निकलना इम्पॉसिबल था। सबसे अजीब बात यह थी कि अब सनी खुद उन प्रिविलेज्ड में से एक बन चुका था, बल्कि हायरार्की के शिखर पर खड़ा था।
उसे अनलिमिटेड नॉलेज मिल रही थी, उसकी बेसिक ज़रूरतें जैसे खाना और रहना गवर्नमेंट्स पूरा कर रही थी ताकि वो सिर्फ एक गोल पर फोकस कर सके, अवेकेंड के रूप में खुद को डेवलप करना। ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन उसे गहरी सोच में डाल सकता था अगर उसके पास वक्त होता, लेकिन वक्त तो था ही नहीं क्योंकि जूलियस ने इंसिस्ट किया कि प्रैक्टिकल लेसन्स भी ज़रूरी हैं। कभी तो वो वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस में होते, लेकिन जूलियस हमेशा फुल इमर्शन स्टेशंस का यूज़ करवाते जिनमें फिजिकल फीडबैक भी बहुत तेज़ होता। नतीजा ये हुआ कि सनी का शरीर हड्डियों तक थक चुका था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इतनी एक्सरसाइज और उसके नए रिफॉर्ज्ड बॉडी के साथ सनी पहले से कहीं ज़्यादा फिट था। कॉम्बैट ट्रेनिंग न होते हुए भी उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी तेज़ी से बढ़ रही थी। फर्स्ट नाइटमेयर के बाद जो पेक्यूलियर रीबर्थ उसे मिला था, उसने उसके शरीर की पोटेंशियल को पीक तक पहुंचा दिया था। अब उस पोटेंशियल को हकीकत बनाने के लिए मेहनत, पसीना और एंडलेस हार्डवर्क करना उसके ऊपर था। प्रैक्टिकल सर्वाइवल ट्रेनिंग ने उसे यही मौका दिया। लेकिन सनी यहीं नहीं रुका, वो रात को सीक्रेटली और भी काम करता। वो बाकी स्लीपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाता और साथ ही शैडो कंट्रोल का अभ्यास भी करता। उसका शैडो इतना इंडिपेंडेंट था कि उसे स्काउटिंग पर भेजा जा सकता था। वो यहाँ वहाँ घूमकर बातें सुनता और क्लासेस ऑब्जर्व करता जहाँ स्लीपर्स अपनी एस्पेक्ट एबिलिटीज दिखाते। रात को सनी के कमरे में लौटकर वो सब कुछ बता देता। बस दिक्कत ये थी कि उसका शैडो बाहर से तो बड़ा ताना मारता दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत नाइव था। उसे समझ ही नहीं आता कि इंसानी दुनिया कैसे चलती है। अक्सर वो बेकार की गॉसिप उठा लाता और असली काम की बात छूट जाती। सनी को कई बार बस चटपटी अफवाहें ही सुनने को मिलती। इसी तरह उसे पता चला कि स्लीपर सेंटर में रोमांस भी खिल रहा है। आखिर 100 जवान लड़के लड़कियां एक साथ बंद थे, ऊपर से मौत का खतरा सिर पर था। ऐसे माहौल में कई लोग सोचते थे कि जिंदगी छोटी है तो जी भर के जी लो। खतरे की परछाई में मोहब्बत का फूल खिल रहा था। सनी खुद इस सब से बाहर था। पहला, उसने खुद को सबकी नज़र में एक पागल और अनलाइकेबल बना रखा था। दूसरा, उसके पास पढ़ाई और ट्रेनिंग के अलावा समय ही नहीं था। तीसरा, वो किसी के करीब जाने से डरता था। अगर ऐसा हुआ और उसे अपना ट्रू नेम बताना पड़ा तो मुसीबत हो सकती थी। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने और एस्पेक्ट एबिलिटीज और फ्लॉज को समझने के साथ साथ वो शैडो कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहा और नतीजे बहुत प्रॉमिसिंग थे। उसने जल्दी ही जान लिया कि उसका शैडो सिर्फ उसके शरीर ही नहीं बल्कि वस्तुओं को भी एनहांस कर सकता है। अगर शैडो हथियार के चारों ओर लिपट जाए तो हथियार ज्यादा डैमेज करता, आर्मर पर लिपटे तो आर्मर और भी मजबूत हो जाता। एनहांसमेंट लगभग दुगुना असर डालता था। मतलब ये एबिलिटी सही से इस्तेमाल की जाए तो वो स्लीपर्स में पावर हाउस बन सकता था। बहुत से एस्पेक्ट्स डैमेज या स्पीड बढ़ा सकते थे, बहुत से डिफेंस और प्रोटेक्शन दे सकते थे, लेकिन शैडो स्लेव जितना वर्सेटाइल कोई नहीं था। शैडो साइट, शैडो स्टेप और शैडो स्काउट की यूटिलिटी के साथ ये एबिलिटी वाकई इनक्रेडिबल थी। बस इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतते गए और सनी को पता भी नहीं चला कि सर्दियों का सोल्स्टिस आ गया। सर्दियों के सबसे लंबे दिन यानी विंटर सोल्स्टिस की सुबह सनी नींद से जागा तो उसे बेहद थकान और बोझलपन महसूस हो रहा था। चाहे जितना भी कोशिश करे, ये सुस्ती उसके शरीर से जा ही नहीं रही थी। आखिरकार उसने खुद को चादर में लपेटा और कुछ देर बिस्तर पर ही पड़ा रहा। वो इस एहसास से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ था। ठीक ऐसा ही कुछ उसने अपनी फर्स्ट नाइटमेयर से पहले महसूस किया था, और बिल्कुल वैसा ही जब वो ब्लैक माउंटेन की ढलानों पर हाइपोथर्मिया से धीरे धीरे मरने की कगार पर था। मौत की ठंडी पकड़ को याद करके सनी सिहर उठा। ये उसका अर्थ पर आखिरी दिन था, कम से कम कुछ समय के लिए। रात ढलते ही स्पेल उसे फिर से ले जाएगा, इस बार ड्रीम रिल्म की असीमित दुनिया में। वहां उसका सामना आखिर किससे होगा? किस्मत उसका साथ देगी या फिर कोई और नई आफत उसका इंतजार कर रही होगी? उसे लगा अब सोचने का कोई फायदा नहीं। जितनी तैयारी करनी थी वो कर चुका था। उसने जी जान से पढ़ाई की, खूब ट्रेनिंग की और अपना सीक्रेट छिपा कर रखा। उसका एस्पेक्ट ज्यादातर लोगों से बेहतर था और जीने की उसकी जिद तो पहले ही बाहरी दुनिया की बेरहम हकीकत और फर्स्ट नाइटमेयर की तकलीफों से मजबूत हो चुकी थी। कुल मिलाकर वो तैयार था। एक लंबी सांस लेकर सनी बिस्तर से उठा और अपनी रोजमर्रा की सुबह की दिनचर्या करने लगा। अगर ये उसका आखिरी गर्म पानी का शॉवर होने वाला था तो उसने ठान लिया कि इसका पूरा मजा लेगा। अगर ये उसका आखिरी शानदार नाश्ता भी है तो अजीब बात यह कि उसे भूख ही नहीं थी। कैफेटेरिया स्लीपर्स से भरा पड़ा था, लेकिन सब चुपचाप थे। किसी के चेहरे पर रौनक नहीं थी, न हंसी, न शोर, न मजाक। सब गुमसुम बैठे थे। बस लेगेसीज ही शांत और संयमित दिख रहे थे, मगर वो भी आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। सनी ने उस वक्त को याद किया जब वो पहली बार स्पेल में जाने की तैयारी कर रहा था और थोड़ी घबराहट के साथ कॉफी मशीन की ओर बढ़ा। अकेडमी में रहते हुए उसने देखा था कि कई लोग कॉफी में दूध और शक्कर डालना पसंद करते हैं, तो आज इस खास मौके पर उसने भी सोच लिया कि फिर से ट्राई करना चाहिए। आखिरकार ये भी एक तरह की परंपरा हो सकती थी। कुछ देर बाद सनी अपनी हमेशा वाली सीट पर जा बैठा, कैसिया के पास वो अंधी लड़की। इतने दिनों से साथ बैठने के बावजूद दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी, जैसे मजबूरी में एक जगह पर फंसे दो अजनबी।
सनी को आज भी कोई वजह नहीं दिखी कि ये बात बदले। लेकिन जैसे ही उसने कॉफ़ी का पहला घूंट लिया, कैसिया ने अचानक अपना सिर उसकी ओर मोड़ा और अपनी खूबसूरत लेकिन अंधी नीली आंखों से उसे देखा। सनी घबरा गया। उसने चारों ओर देखा कि शायद कैसिया किसी और को देख रही हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आखिरकार वो बोला, क्या हुआ? कैसिया कुछ पल चुप रही, जैसे सोच रही हो कि जवाब दे या नहीं। फिर अचानक बोली, हैप्पी बर्थडे। सनी ने भौहें सिकोड़ लीं, समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। फिर अचानक उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे हाँ, आज तो मेरा बर्थडे है। वो तो पूरी तरह भूल ही गया था। आज उसका 17वां जन्मदिन था। लेकिन कैसिया को ये कैसे पता चला? सनी ने उसे अजीब नज़रों से देखा, कुछ पूछना चाहा लेकिन फिर चुप रह गया। उसे हमेशा की तरह अजीब और डरावनी लगी। ओह थैंक्स। कैसिया ने सिर हिलाया और फिर से चुप हो गई, जैसे बात करने का उसका मन ही नहीं रहा। ये ही ठीक था। सनी ने कॉफ़ी की तरफ ध्यान दिया। इस बार उतनी बुरी नहीं लगी। दूध और शक्कर ने सारा फर्क डाल दिया था, और सच कहें तो पीने के बाद उसे थोड़ी जागरूकता भी महसूस हुई। 17 साल। सनी को हमेशा शक रहता था कि शायद वो इस उम्र तक जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन अब वो यहाँ था। जिंदगी सच में अनिश्चित है। अगर किसी ने उससे 1 साल पहले कहा होता कि वो 17वां जन्मदिन असली कॉफ़ी, असली दूध और असली शक्कर के साथ मनाएगा, तो वो हंस देता। मगर आज यही हकीकत थी। अनचाहे ही उसे वो लोग याद आ गए जो कभी उसके जन्मदिन मनाया करते थे। लेकिन उदासी हावी होने से पहले ही उसने उन यादों को ज़बरदस्ती दूर किया और खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। बुरा नहीं है। अगली बार जब मैं अवेकन बन जाऊंगा तब फिर ऐसा ही मनाऊंगा। खुद को उत्साहित करते हुए उसने कॉफ़ी ख़त्म की और कैफेटेरिया से निकल गया। आज कोई क्लास नहीं थी, लेकिन सनी फिर भी विल्डरनेस सर्वाइवल क्लासरूम गया और टीचर जूलियस से गुड बाय कह आया। बूढ़े आदमी ने उसे विदा करते वक्त खुद को संभालना मुश्किल कर लिया। बार बार उसे एक आखिरी टिप देता रहा। गिनती की जाए तो दर्जन भर हो गईं, और उसने सनी से ये वादा भी किया कि जब वो अवेकेंड बन जाएगा तो वो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। सनी ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके समय और धैर्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद करने को कुछ खास नहीं बचा। शाम ढलने से ठीक पहले इंस्ट्रक्टर रॉक ने सबको स्लीपर सेंटर के हॉल में इकट्ठा किया और बाहर ले गया। सफ़ेद इमारत के चारों ओर बर्फीले पार्क थे। वहां और भी अवेकेंड अपने अपने स्लीपर्स को उसी जगह ले जा रहे थे। वो जगह थी एकेडमी का मेडिकल सेंटर। वो जगह अस्पताल से ज़्यादा किसी मंदिर जैसी लगती थी। अंदर आधुनिक टेक्नोलॉजी भी थी और अवेकेंड के बेहतरीन हीलर्स भी। स्लीपर्स जब पहली बार ड्रीम रेल में जाते तो उनका शरीर खास पॉड्स में रखा जाता। अगर वहां कुछ अनहोनी हो जाती तो ये हीलर्स अपनी मैजिक पावर्स से उन्हें जिंदा रखने की कोशिश करते। लेकिन आखिरकार कोई वापस लौटेगा या नहीं, ये सब स्लीपर्स पर ही निर्भर करता था। सनी को हैरानी हुई जब मेडिकल सेंटर के अंदर इंस्ट्रक्टर रॉक उन्हें सीधे पॉड्स वाली जगह पर नहीं ले गया, बल्कि एक सुनसान मंजिल पर ले गया और एक बड़े हॉल का दरवाज़ा खोला जो डूबते सूरज की लाल रोशनी से इल्यूमिनेटेड हो रहा था। वहां कतार दर कतार व्हीलचेयर्स रखी थीं, हर एक पर कोई ना कोई इंसान बैठा था। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून लेकिन खालीपन झलक रहा था। सब चुप, सब स्थिर। किसी ने उनकी मौजूदगी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सब ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल खाली। उस खामोशी में सनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल में डर की ठंडी लहर उतर आई। इंस्ट्रक्टर रॉक ने उन खाली लोगों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं। इनको देखो और याद रखो। शायद तुम में से कुछ इन्हें पहचानते हो। जो नहीं जानते, इनके लिए एक नाम है हॉलो। उसने दांत भींचे। ये सब कभी न कभी या तो स्लीपर्स थे या अवेकेंड। कुछ कमजोर थे, कुछ ताकतवर, कुछ तो बेहद शक्तिशाली भी थे, लेकिन सब ड्रीम रेल में मारे गए। सनी का दिल दहल गया। उनकी आत्मा खत्म हो गई है। अगर किस्मत अच्छी हो तो आत्मा के नष्ट होते ही शरीर भी मर जाता है, लेकिन अगर नहीं तो इंसान ऐसे ही हॉलो बन जाता है। इंस्ट्रक्टर रॉक ने कास्टर और नेफिस की तरफ देखा और फिर बोला, इसलिए वहां मरना मत। आधा घंटा बाद स्लीपर्स को उनके कमरों में ले जाया गया। सब अपने पॉड्स में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक कमरे में अंधी लड़की कैसिया खुद को उस अजनबी जगह में संभालने की कोशिश कर रही थी। दीवारों और मशीनों को हाथ से टटोल रही थी। उसकी गुड़िया जैसी खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे कमरे में गर्वीला लेगेसी कास्टर जमीन को खाली निगाहों से देख रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, बार बार कोई अजीब सा वाक्य दोहरा रहे थे। वो कांप रहा था। कहीं और चेंजिंग स्टार नेफिस, इमॉर्टल फ्लेम क्लैन की आखिरी बेटी, अपने हाथों को घूर रही थी। उसकी त्वचा के अंदर से सफ़ेद रोशनी चमक रही थी, हर पल और तेज होती जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा की छाप थी। और आखिरकार एक कमरे में शैडो स्लेव सनलेस, लॉस्ट फ्रॉम लाइट, पॉट से मुड़ा और अपनी शैडो की तरफ देखने लगा। तो तैयार हो। शैडो ने कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। सनी ने सांस छोड़ी। हाँ, मैं भी। फिर उसने कदम बढ़ाया और पॉड के अंदर चढ़ गया। और फिर असीमित गूंजती अंधेरे में उसने सुना, वेलकम टू द ड्रीम रेल्म सनलेस।
सनी को उम्मीद थी कि ड्रीम रेल में पहुंचने से पहले उसे ऊपर से उस जगह की झलक देखने का मौका मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके फर्स्ट नाइटमेयर की शुरुआत में हुआ था। उस वक्त समय उल्टा चल पड़ा था और उसे थोड़े बहुत संकेत मिल गए थे कि आगे क्या सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार स्पेल की आवाज़ सुनते ही वो अचानक अंधा हो गया और डूबने लगा। जैसे ही उसने चीखने के लिए मुंह खोला, खारा पानी भीतर घुस गया, जिससे वो घुटने और तड़पने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, ऐसा नहीं कि उसकी आंखें काम नहीं कर रही थी, बल्कि वहां चारों तरफ कोई रोशनी का स्रोत ही नहीं था। आमतौर पर सनी को अंधेरा कोई दिक्कत नहीं करता था, लेकिन इस बार उसकी नज़र जैसे बंद हो गई थी। शायद जिस समुद्री पानी में वो डूबा हुआ था वही उसकी नज़र को रोक रहा था। अगर उसे शैडोज से मिली विशेष संवेदन क्षमता ना होती तो वो बिल्कुल दिशाहीन हो जाता। उसी की मदद से उसे बस इतना अंदाजा हो पाया कि कौन सा हिस्सा ऊपर है और कौन सा नीचे। खुशकिस्मती से टीचर जूलियस की शिक्षा में तैरना भी शामिल था। मन ही मन उसने तय किया कि अगर वो लौट पाया तो उस बूढ़े आदमी और मास्टर जेट दोनों को धन्यवाद देगा। खुद को शांत करने की कसम खाते हुए सनी ने तैरना शुरू किया और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। कुछ तनाव भरे लंबे सेकंड के बाद उसका सिर पानी से बाहर निकला और वो आखिरकार गहरी भारी सांस भर पाया। सांस, सांस, तू अभी जिंदा है। जलती हुई फेफड़ों को शांत करने और खुद को संभालने के बाद सनी ने सावधानी से चारों तरफ नजर डाली। उसे सामने फैला हुआ एक अनंत स्याह समुद्र दिखाई दिया। ऊपर आकाश भी उतना ही खाली और काला था, न चांद न तारे, बस दबाव भरी शून्यता। ये देखकर उसके दिल में ठंडा डर उतर गया। यह तो समुद्र है या महासागर? क्या मुझे बीच समंदर में फेंक दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं जमीन जरूर होगी। इसी घबराहट के बीच अचानक उसे दूर से कोई आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो पानी को चीरता हुआ एक बड़ा त्रिकोणी पंख उसकी ओर बढ़ रहा था। राहत की बात यह थी कि वो अभी बहुत दूर था। अगर वो इतनी दूर है तो मुझे इतनी साफ दिखाई कैसे दे रहा है? सनी को ऐसा लगा जैसे ठंडा पसीना उसके पूरे शरीर में दौड़ गया हो। उसके अंदाजे से वो पंख 5 मीटर से भी ऊंचा था और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। धत्तेरे की स्पेल। डर से भरी आंखों के साथ उसने चारों तरफ कुछ तलाशना शुरू किया, कुछ भी जो उसे बचा सके। तभी उसे थोड़ी दूरी पर पानी से निकली एक काली चट्टान जैसी चीज नजर आई। बिना समय गंवाए वो पूरी ताकत से उसकी तरफ तैरने लगा। लेकिन जितनी तेजी से वो तैर रहा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो विशाल परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी समझ का छोटा सा हिस्सा अभी भी डर के बीच जिंदा था। पूरी तरह पैनिक में डूबने से खुद को रोकते हुए उसने मन ही मन आदेश दिया कि उसका अपना शैडो उसके शरीर को लपेट ले। बस इतना होते ही उसकी गति दोगुनी हो गई। ठीक उसी पल जब वो विशालकाय प्राणी उस तक पहुंचने ही वाला था, सनी चट्टान तक पहुंच गया और खुद को ऊपर खींच लिया। किनारे से लुढ़कते हुए उसने अपनी त्वचा पत्थर की खुरदरी सतह पर छिलवा ली। तभी जमीन जोर से हिल गई, जैसे कोई भयंकर चीज उससे टकराई हो। उसने पीछे हटते ही पानी से निकले जबड़े देखे। उनमें कतारों में सजी हुई दांत थीं, हर दांत उतना ही बड़ा जितना खुद सनी की लंबाई। उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। ये चट्टान इतनी ऊंची नहीं थी कि उसे उस राक्षस से बचा सके। ये मुझे खाने की कोशिश क्यों कर रहा है? मेरे जैसे छोटे इंसान से इसका पेट कैसे भरेगा? पर तभी अचानक पानी को चीरता हुआ एक विशाल टेंटिकल ऊपर उठा। वो काले टावर की तरह हवा में खड़ा हो गया और फिर नीचे गिरकर उस दानव को लपेटते हुए वापस गहराई में खींच ले गया। सनी के पैरों में जान ही नहीं रही और वो जमीन पर धम से बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ ही पल बाद समुद्र फिर से शांत हो गया। तो ये मुझे खाने नहीं आया था, बल्कि भाग रहा था। कुछ मिनट बाद सनी को यकीन हो गया कि फिलहाल उसे कोई खाने नहीं आ रहा। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। जिस काली चट्टान पर वो चढ़ा था वो करीब 12 मीटर की गोल पत्थर की सतह थी। ऊपर से ज्यादातर सपाट, हल्की सूखी और किनारों से इतनी नियमित कि वो प्राकृतिक से ज्यादा किसी बनाए हुए ढांचे जैसी लग रही थी। पर ड्रीम रियल में कोई चीज इंसानों की बनाई हो यह तय कर पाना आसान नहीं था। वो चट्टान कहीं से जुड़ी नहीं थी, बस समुद्र के बीच अकेली खड़ी थी। आसपास कहीं और कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सनी को एहसास हुआ कि वो गीला, ठंडा और पूरी तरह नंगा है। खैर, जब कोई भयंकर राक्षस पीछे पड़ा हो तो कपड़े सोचना सबसे आखिरी बात होती है। ऊपर से देखने वाला भी तो कोई नहीं था, फिर भी ठंड तो लग रही थी। उसने पपटेयर श्राउड बुलाया और देखा कि गहरे भूरे कपड़े उसके शरीर पर चढ़ गए। नरम तलवे वाले चमड़े के बूट भी साथ आ गए। कपड़े पहनते ही उसे गर्माहट और सुरक्षा का एहसास हुआ। फिर वो चट्टान के बीच बैठ गया और याद करने लगा कि ड्रीम रिल्म के किस इलाके की ये विशेषता हो सकती है। लेकिन कोई भी क्षेत्र इस ताराविहीन अंधेरी जगह से मेल नहीं खाता था। बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान कभी यहाँ आया भी हो तो जिंदा वापस कैसे लौटा होगा? अब तक वो इतना हताश नहीं हुआ था कि तैरकर बाहर निकलने का जोखिम उठाए, इसलिए इंतजार करने का फैसला किया। आह भरते हुए उसने आदतन अपने शैडो की तरफ देखा, लेकिन चारों तरफ इतनी गहरी अंधकार था कि वो दिखाई नहीं दिया। बस उसका हल्का सा एहसास हुआ, यह जगह तो तेरे लिए स्वर्ग होगी। हर तरफ अंधेरा और एक तारा तक नहीं। पर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया।
अभी मदद के लिए शुक्रिया। सिर हिलाते हुए सनी लेट गया और हाथों को तकिया बनाकर काले आसमान को ताकने लगा। लहरों की आवाज़ थोड़ी सुकून देने वाली थी। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक उसे लगा समुद्र की आवाज़ बदल रही है। उसने आंखें खोली तो देखा कि आसमान का एक कोना हल्का सा धूसर हो रहा है। धीरे धीरे क्षितिज से एक फीका सूरज निकल आया। ताराविहीन शून्यता में एक नया दिन आ चुका था और उसी के साथ अंधेरा समुद्र उफन पड़ा। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।